हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज हम लोग यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं। उसका नाम है इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको दो हिस्सों में बांट करके पढ़ते हैं। एक का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरे का नाम होता है आयनिक इक्विलिब्रियम। तो हम सबसे पहले यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम से चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें सीखनी है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, तो इस चैप्टर के नाम में ही अगर हम लोग आते हैं तो ये दो टर्म से मिल करके बना हुआ है। एक है यहाँ पर केमिकल। तो केमिकल का मतलब हम जो ले रहे हैं यहाँ पर किसी केमिकल रिएक्शन से ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, किसी केमिकल रिएक्शन से हम इसको ले रहे हैं केमिकल। और इक्विलिब्रियम की बात आती है, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि एक इक्विलिब्रियम देखेंगे यहाँ पर, और वो किसके बीच में इक्विलिब्रियम होगा, क्या सारी चीज़ें, वही तो यहाँ पर सीखना है। आखिर केमिकल रिएक्शंस में किस इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, कौन सी चीज़ केमिकल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम पे आने वाली है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और उससे जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर इस चैप्टर को पढ़ना है तो हमें कुछ ऐसी रिएक्शन जो पर्टिकुलर रिएक्शंस है उसी पे हम लोग क्या करते हैं, इसकी स्टडी करने वाले। और पर्टिकुलर रिएक्शंस कौन सी है, अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर कि अभी मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर दो टाइप्स की रिएक्शंस होंगी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। और हम लोग का जो फोकस होगा कुछ ऐसी रिएक्शंस पे होगा, जैसे कि मान लेते हैं A प्लस बी ये आपस में रिएक्शंस करेंगे और C प्लस जी का तो फॉर्मेशन करेगी ही करेगी, और साथ ही साथ ये क्या करते हैं यहाँ पर बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आएंगे। और बैकवर्ड डायरेक्शन में आकर के C और D ये आपस में मिलेंगे, जैसे जैसे थोड़ी सी इनकी अमाउंट्स बनेगी, और उसके बाद ये भी आपस में रिएक्शन करके फिर पीछे आकर के A और B का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये जो पूरा चैप्टर होगा ऐसी ही रिएक्शन पे ही डिस्कस्ड होगा। ठीक है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया केमिकल इक्विलिब्रियम, तो केमिकल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम क्या बनेगी, तो जो चीज़ हम लोग यहाँ पर इक्विलिब्रियम ढूंढ रहे हैं वो ऐसी ही रिएक्शंस पे ही पॉसिबल होगी। तो इसीलिए ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। अच्छा, एक रिएक्शन ऐसी भी होती है, अगर वहाँ पर मान लेते हैं A प्लस बी आपस में रिएक्ट करके C और D का फॉर्मेशन करते, फिर C और D वापस आकर के A और B को नहीं बनाते, तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, जो केवल एक डायरेक्शन में जाती हैं और वापस नहीं आती। ठीक है, केवल एक डायरेक्शन में ही रिएक्शंस होती रहती है, A और B आपस में मिल करके C और D को बनाते रहेंगे। ठीक है, और ये तब तक चलते रहेंगे जब तक यहाँ पर A और B पूरा का पूरा रिएक्ट करके C और D नहीं बना ले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन की जो हम बात करेंगे, ऐसी रिएक्शन को कहते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शंस को कहते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन। और जो वापस भी आ सकता है, मतलब आप बताओगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है और प्रोडक्ट थोड़ी देर बाद फिर रिएक्टेंट को भी बनाना शुरू कर देता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर वो रिवर्सिबल रिएक्शन पे ही बेस्ड है। इररिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा यहाँ पर, बस वही थोड़ा सा ही आपको बस सीखना है। ठीक है, और जो भी यहाँ पर पूरी स्टडी है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस पे, क्योंकि इसी पे ही इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होती है। कैसे होगी, क्या होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए, कहने का मतलब हमें केमिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स को यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। और बेसिक टर्म्स में पहली लाइन हमारे सामने आ चुकी है कि रिवर्सिबल नाम की कोई रिएक्शंस होती है और इररिवर्सिबल नाम की रिएक्शंस होती है। इनके लिए क्या कंडीशन की जरूरत पड़ी, इनके लिए क्या कंडीशन की जरूरत पड़ेगी, ये कैसे होता है, कहाँ तक होता है, ये कैसे होगा, कहाँ तक होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शंस। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन कितने टाइप्स की बताएगी आपको, रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल बताया गया। अब इनकी कुछ खास बातें हैं, हम लोग यहाँ पर टेबल में ही देखते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो किसी भी चैप्टर को अगर आपको अच्छे से समझना है तो पहला टारगेट हम लोग का ये होता है कि हम उसमें यूज़ होने वाले सभी टर्म को अच्छे से सीख जाएं। क्योंकि जब आपका बेसिक अच्छा होगा ना तो आप कोई भी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ सकते हो। क्योंकि किसी भी चैप्टर्स में आप जाओगे तो उसके कोई भी कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए कुछ टर्म का यूज़ किया जाता है, और उन टर्म की मदद से ही हम क्या करते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। और अगर वो टर्म हमें नहीं आते हैं तो फिर चाहे जो भी कॉन्सेप्ट चाहे जैसे बताया जाए वो आपको आने वाले नहीं। इसलिए हर एक चैप्टर में मेरा टारगेट ये होता है कि पहले मैं आपको बेसिक टर्म हो जो यूज़ होने वाले वहाँ पर उसके बारे में बताऊँ। तो चलिए, यहाँ पर जो मैं आपको बेसिक टर्म्स की बात चल रही है, तो मैंने कहा कि रिएक्शन दो टाइप्स के होंगे, एक रिवर्सिबल होगा, दूसरा इररिवर्सिबल होगा। तो पहली बात तो आपको इनके बारे में क्या पढ़ना है कि एक ऐसी रिएक्शंस जो फॉरवर्ड में भी चलती है और बैकवर्ड में भी चलती है।
जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर एक एग्जांपल बताया कि A प्लस बी वो C प्लस डी का फॉर्मेशन करती है और C और D मिलकर के क्या करते हैं, A प्लस बी का फॉर्मेशन करते हैं। ये रिएक्शन जब A और B C और D को बनाते हैं इसको कहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या है, आगे की तरफ का डायरेक्शन। और जब C और D वापस आए, वापस आने का मतलब क्या होता है, इसको बैकवर्ड डायरेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शंस की एक खास बात है भाई, वो फॉरवर्ड में भी चलता है और बैकवर्ड में भी चलता है। और इररिवर्सिबल रिएक्शंस की ये खास बात है, कहता है केवल एक डायरेक्शन में चलेंगे। जैसे A प्लस बी अगर आपस में रिएक्शंस करेंगे तो केवल C और D का ही फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, केवल एक डायरेक्शन में जाएगा, वापस नहीं आएगा। तो पहले बेसिक डिफरेंसेस ये है, ये दोनों डायरेक्शन में, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों में। और इररिवर्सिबल केवल एक डायरेक्शन, वो कौन सी डायरेक्शन होती है, वो केवल और केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन होती है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो कुछ पॉइंट्स है इसके जो मैं आपको ऐसा पढ़ाता चलता हूँ, समझाता चलता हूँ। केमिकल रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू द रिएक्टेंट। प्रोडक्ट वापस आकर के रिएक्टेंट को भी बनाने लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इररिवर्सिबल रिएक्शंस की क्या खास बात है कि केमिकल रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू द रिएक्टेंट्स, जिसमें प्रोडक्ट वापस आकर के रिएक्टेंट को नहीं बनाता है, उसको कहते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर बताया कि N2 + 3H2 आपस में रिएक्शन करके अमोनिया तो बना रहे हैं, फिर ये अमोनिया भी टूट करके H2 और N2 को बना रहा है। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल हो जाता है। अगला एग्जांपल, H2 और I2 मिल करके 2HI बना रहे हैं और ये 2HI टूट करके H2 और I2 को बना रहा है। ऐसे यहाँ पर आते हैं, अगर हम बात करते हैं AgNO3 NaCl के साथ रिएक्शन करके AgCl का प्रेसिपिटेट दे देते हैं और NaNO3 सोल्यूशन में रह जाता है। तो केवल एक ही डायरेक्शन में होता है। अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि AgCl भी NaNO3 से रिएक्शन करके वापस आएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसे जिंक जब H2SO4 से रिएक्शन करता है तो ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है। ये भी एक इररिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इररिवर्सिबल रिएक्शन तो आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस उसके बारे में एक दो लाइनें सीखनी है। और जो भी आपको यहाँ पर बात आती है रिवर्सिबल रिएक्शन, तो इसके एक दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पढ़ दिया और पूरा चैप्टर में जितने भी एग्जाम्पल दिखेंगे घूम फिर के वो इररिवर्सिबल के ही होंगे। लेकिन सवाल आता है, क्या N2 और H2 कभी भी ऐसे रिएक्शन करेंगे, अमोनिया बनाएगा, अमोनिया टूट करके N2 और H2 बनाएगा? उसके लिए कुछ कंडीशंस भी रखनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि आप इन रिएक्शंस को हमेशा रिवर्सिबल मानेंगे, आप कंडीशंस देंगे तब रिवर्सिबिलिटी के चांसेस हो सकते हैं। जैसे कंडीशंस की बात करते हैं कि आप जब भी इस टाइप की रिएक्शंस कराएं तो होता है फॉरवर्ड बैकवर्ड में चल रहा है, तो यहाँ पर आपको क्लोज कंटेनर की जरूरत पड़ेगी। पता चले ये रिएक्शंस कर रहे हैं, कोई गैसेस बने उड़ के वहाँ पर चली जा रही बाहर एटमॉस्फेयर में, तब थोड़ी ना हो पाएगा कि एटमॉस्फेयर से फिर वो वापस आएगा आपके बीकर में, फिर जा करके रिएक्ट करे, फिर जा करके वहाँ पर प्रोडक्ट रिएक्टेंट बने, ऐसा नहीं होगा। तो याद रखना यहाँ पर कि आपको अगर पूछा जाए किसके लिए क्लोज कंटेनर की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप बताना कि जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं ऑलवेज क्लोज कंटेनर में ही कराई जाती है। तो हमारा इररिवर्सिबल क्या होगा, आप क्लोज में भी करवा सकते हो या फिर उसके लिए जनरली ओपन कंटेनर का ही यूज़ किया जाता है। और भी देखते हैं यहाँ पर बातें, कह रहे हैं कि प्रोसीड फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन, जो अभी आपको बताया आगे भी जाएगा और पीछे भी जाएगा। और इनसे पूछा जाए भाई ये तब प्रोसीड ओनली वन डायरेक्शन, वो भी कौन सी डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। चलिए अगला पॉइंट्स, पॉसिबल इन क्लोज कंटेनर, ये ध्यान देना यहाँ पर, इनके लिए क्लोज कंटेनर की जरूरत पड़ती है। और कहा गया जनरली पॉसिबल इन, इनको हम किस में कराते हैं, ओपन कंटेनर में ही कराते हैं, क्योंकि इनको वापस नहीं आना रहता है तो हम ओपन में भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यही जो हो जाते हैं वो क्या कर जाते हैं, अगर हमसे पूछा जाए कि रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल में कौन सी रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम को प्राप्त होती है, तो आप बताओगे वहाँ पर कौन हो जाएगा, ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन से इक्विलिब्रियम पे अटेन कर सकती है। लेकिन अगर पूछा जाए इररिवर्सिबल कभी, आप बताओगे कभी भी नहीं कर सकती है। इस बात का आपको ध्यान देना। चलो एक दो पॉइंट्स और बच्चे हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए क्या किसी रिवर्सिबल रिएक्शंस में जो हमारा रिएक्टेंट है पूरा का पूरा रिएक्ट करके पूरा का पूरा प्रोडक्ट बना सकता है, कंप्लीट वहाँ पर कंप्लीटली रिएक्ट कर सकता है कि एक ही डायरेक्शन में जाकर के पूरा पूरा कंप्लीट हो जाए, आप बताओगे कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। कभी भी कोई रिएक्टेंट्स रिवर्सिबल रिएक्शंस में 100% रिएक्ट करके प्रोडक्ट नहीं बना सकता है और कोई भी प्रोडक्ट 100% रिएक्ट करके रिएक्टेंट नहीं बना सकता है। तो मतलब कहने का एक सिंपल सी लाइन ये है कि हमारी जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है, ठीक है, कभी भी किसी भी एक डायरेक्शन में कंप्लीट नहीं होती। तो क्या इररिवर्सिबल भी नहीं कंप्लीट होगी, कंप्लीट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि केवल वो एक डायरेक्शन में चलते हैं और एक डायरेक्शन में जाएंगे तो कंप्लीट होगा। आया समझ में? तो वही आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो कहा जाता है कि
रिएक्टेंट आर नेवर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। और यहाँ पर बताया गया रिएक्टेंट आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट जो होते हैं वो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। कहाँ पर, आप बताओगे इरिवर्सिबल में। कहाँ पर नहीं हो पाता है वो, रिवर्सिबल में। ठीक है, तो कहने का मतलब क्योंकि इनका मकसद एक ही है, आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते रहते, एक समय आता हो कंप्लीट कर जाते हैं। इनका क्या, आगे भी चलते हैं पीछे भी चलते हैं, इसीलिए ये किसी भी एक डायरेक्शन में कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। तो चलिए आगे क्या बोलता है एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल तो बहुत है, बस एक एग्जाम्पल, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्सेप्ट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है आपको पता है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शंस करते हैं तो ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है ये न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन हो रही है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो अब यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि अगर कोई भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हम लेके चले, याद रहे बस एक रिएक्शंस को छोड़ करके जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो, उसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन, चाहे हमारा एसिड वीक हो या फिर बेस वीक हो या फिर दोनों वीक हो, ऐसी कोई भी रिएक्शंस आती है वो सब के सब क्या हो जाते हैं यहाँ पर, बताओगे। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जांपल्स होंगे। जैसे HCl चलो स्ट्रॉन्ग था लेकिन NH4OH एक वीक बेस से आपस में रिएक्शंस करते हैं, तो ये एक आप बताओगे रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल। कहता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसको उठा करके रख देते हैं कहाँ पर, HCl और NaOH। सबको बताया ये क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और NaCl यहाँ पर बनता है और वाटर बनता है। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन है, वो जो कि एक ही डायरेक्शन में जाके कंप्लीट हो जाता है, और इसको इरिवर्सिबल में लिया। इरिवर्सिबल का साथ बात इतना ही था हमारा इस चैप्टर में। अब इसके बाद इसको छोड़ते, हमारा पूरा टारगेट होगा रिवर्सिबल रिएक्शंस, क्योंकि वहीं पर इक्विलिब्रियम्स बनेगी। चलो अब का क्या क्या बेसिक, अभी हम लोग केवल बेसिक टर्म ही इकट्ठा कर रहे हैं, इस बात का हर कोई ध्यान दे। इस चैप्टर में जो इक्विलिब्रियम है उसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे एक टर्म की जरूरत पड़ेगी, वो होगा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कैसा टर्म यहाँ पर, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज अ रेट ऑफ द रिएक्शन। कहता है अगर एक यूनिट टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, वही उसका क्या हो जाता है, तो रेट ऑफ रिएक्शंस। जैसे केमिकल काइनेटिक एक चैप्टर पढ़ा जाता है, वहां पर आपको बताया जाता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं यूनिट टाइम में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या बदलाव हुआ, क्या चेंज हुआ, या फिर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में भी आप बता सकते हो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या चेंजेस हुआ, उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, केमिकल काइनेटिक नाम का एक चैप्टर है जिसमें आपको केवल इसी के बारे में बताया जाता है, रेट से जुड़ा हुआ। जैसे यहाँ पर सारी चीज़ें इक्विलिब्रियम पे देखी जाएंगी, वैसे केमिकल काइनेटिक का जो चैप्टर है वहाँ पर फिजिकल का चैप्टर है, तो वहाँ पर आपको सारी की चीज़ें रेट के बारे में बताई जाती है, और रेट बताने में भी और जो जो चीज़ें निकल के आते हैं उन सब पे डिस्कशन किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं, बस थोड़ा बहुत हम उसका हेल्प लेंगे रेट ऑफ रिएक्शंस का। चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम को हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब यहाँ पर कुछ फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से रेट बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, या फिर किसका रेट ज़्यादा होगा अगर कोई रिएक्शंस करे तो किसका रेट कम होगा। ऐसे कुछ दो चार लाइनें यहाँ पर देखते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो पहला यहाँ पर होगा स्टेट ऑफ मैटर्स, मतलब मैटर्स जो भी हैं उनके फिजिकल स्टेट की बात है। तो अब बताओ वहाँ पर किसकी फिजिकल स्टेट के हिसाब से कौन ज़्यादा तेज रिएक्ट करेगा। ठीक है, जब हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक टॉपिक्स आता है कोलिजन थ्योरी, और कोलिजन थ्योरी हमें यह बताता है जब मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, एटम मॉलिक्यूल आपस में जब टकराते हैं तो टकराने की वजह से वहाँ पर क्या हो जाता है, ठीक है, उनके बीच में रिएक्शंस होती है, और रिएक्शंस होकर के वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और फिर उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता है, ऐसा नहीं कि वहाँ पर जितने टक्कर हो उससे प्रोडक्ट ही बन जाता है। ठीक है, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा टक्कर होंगे तो उसी में एक टर्म सिखाया जाता है आपको, इफेक्टिव कोलिजन। तो मतलब एक प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन जब मॉलिक्यूल्स आपस में दूसरे से टकराते हैं तभी जाकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये है कि अगर वहाँ पर टक्कर ज़्यादा हो रहा है, नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें आप बताओगे कि इस वहाँ पर इफेक्टिव कोलिजन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब सवाल आता है कि ज़्यादा कोलिजन कौन करेगा, जो ज़्यादा कोलिजन करेगा, जिनके पार्टिकल ज़्यादा टकराएंगे, अब बताओगे वही ज़्यादा वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन देंगे। हमारे पास गैस है, लिक्विड है और सॉलिड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितना ज़्यादा वहाँ पर कोई मॉलिक्यूल्स मूव करने के लिए फ्री होगा, इधर उधर घूमने के लिए, ठीक है, रैंडम मोशन करने के लिए फ्री होगा, उतना उसके अंदर कोलिजन के भी चांसेस होंगे। और सबसे ज़्यादा मूव कौन करता है, गैस। उसके बाद नंबर आता है लिक्विड, फिर उसके बाद नंबर आता है सॉलिड। इसीलिए जब फिजिकल स्टेट को देख करके रेट ऑफ रिएक्शंस का ऑर्डर हमसे पूछा जाए, रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम कहेंगे भाई यहाँ पर गैस सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड।
द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन इन गैस, लिक्विड एंड सॉलिड्स आया, आपको ये बताया गया। फिर टेम्परेचर की बात करते हैं, तो याद रखना टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ जाता है, ठीक है। जब हम उस चैप्टर को पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स, वहाँ पर आपको बताया जाता है कि अगर 10 डिग्री से राइज करते हैं टेम्परेचर को तो लगभग रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। वो तो वहाँ का चैप्टर वहाँ पर होगा, बस यहाँ पर भी ये ध्यान देना है भाई, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शंस भी बढ़ जाता है, ठीक है। ऐसा आप वहाँ पर ध्यान देना, और कैसे बढ़ता है उसके बारे में वहाँ पर डिटेल में बताया जाता है। फिर बताया जाता है कंसंट्रेशन, और याद रखना रेट ऑफ रिएक्शन भी कंसंट्रेशन। अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स बढ़ा दिया, पहले मान लेते 10 थे तो 10 लोग आपस में कोलिजन करते हैं, अब 100 कर दिया, अब ज़्यादा लोग आ गए ना तो ज़्यादा कोलिजन्स होगा, ज़्यादा टकराव होगा, और ज़्यादा टकराव होगा तो ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन के भी चांसेस बनेंगे। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंसंट्रेशन के। और जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं ना, वो वाला चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स आपको बताता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा, वो भी n पावर के। तो यहाँ पर तो बस नॉर्मली हम बेसिक सा टर्म इकट्ठा कर रहे हैं, पूरा सारी चीज़ें वहाँ पर होती है। n को कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाँ, अगर 0 ऑर्डर होता है तो वो डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अगला है जिसका नाम है कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट की बात करते हैं तो कहता है पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो कैटलिस्ट को अगर देखा जाए 2 हो सकते हैं, मानते हैं अगर वहाँ पर, तो हम कह सकते हैं कि एक को पॉजिटिव जो रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाता है, एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। एनसीईआरटी में उसके लिए एक टर्म यूज करता है इनहिबिटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर कैटलिस्ट भी क्या कर जाता है, रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा सकता है। जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं वो, या फिर केवल कैटलिस्ट भी बोल दिया जाए, पॉजिटिव कैटलिस्ट वो क्या कर जाते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को घटाते हैं। जब एक्टिवेशन एनर्जी घटती है तो रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ जाता है। तो ये बेसिक कुछ टर्म है, जैसा आपको बताया मैंने, रेट ऑफ रिएक्शन मैंने टर्म दिखाया, आपको सिखाया, तो बस यहाँ पर कुछ चीज़ें बता दी, थोड़ा सा बेसिक सा। इसके बारे में पूरा डिटेल हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ वहाँ पर होता है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। जो टर्म हमें मिलेंगे उसके बारे में मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको दे दिया है। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा और क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, वहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर भी मैं अलग से लिख करके आपको बता रहा हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर A + B, ये क्या कर रहे हैं, C + D का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक, ऐसा कुछ है। और यहाँ पर याद रखना कि होता क्या है, शुरू में अगर हम बात करते हैं हमारे कंटेनर में, जैसे कंटेनर था यहाँ पर या फिर बीकर था, इसमें केवल A और B ही मौजूद थे, ठीक है, क्लोज कंटेनर। A और B थे वहाँ पर, तो आपस में कोलिजन करते गए, वहाँ पर टकराव होता रहा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता रहा, ठीक है। तो उस दौरान क्या हो जाता है कि A और B आपस में रिएक्शन करके क्या करते थे, C और D बनाते गए। तो A और B जिस हिसाब से, जिस रेट से रिएक्शंस कर रहे थे, वो क्या हो जाता है, क्योंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं और B रिएक्शन करके C और D बना रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं भाई ये फॉरवर्ड का रेट हो जाएगा। जिस रेट से चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, जिस हिसाब से समय के साथ इनकी कंसंट्रेशन घट रही तो इनकी बढ़ रही थी, ठीक है, तो उसको कहते हैं ये फॉरवर्ड का रेट है। लेकिन जैसे कुछ समय बीतता है, C और D की थोड़ी सी अच्छी खासी मात्रा उस बीकर में हो जाती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, थोड़ी बहुत मात्रा वहाँ पर बढ़ती है, तो बताओ कि C और D भी आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करने लगते हैं, और रिएक्ट करके A और B को बनाते हैं। जाहिर से बता कर पीछे आ रहे तो किसी रेट से आ रहे हैं पीछे, इनकी भी कंसंट्रेशन समय के साथ घट रही होगी, इनकी बढ़ रही होगी, जब ये आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे, तो उस रेट को हम क्या बोलते हैं, बैकवर्ड का। आया समझ में, 2 रेट मैंने आपको यहाँ पर बताई, ठीक है। तो रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, यूनिट टाइम में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसी को रेट कहा जाता है। तो अब यहाँ पर बताया गया A और B आपस में रिएक्ट करके क्या करते हैं, जिस रेट के साथ C और D का फॉर्मेशन करते हैं उसको फॉरवर्ड का रेट कहते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें फॉरवर्ड की बताई जा रही। फिर अगर C और D आपस में रिएक्शन करके पीछे जाएं, बैकवर्ड में जाएं, तो जिस रेट से जाते हैं उसको बोलते हैं बैकवर्ड। शुरू में अगर हम बात करते हैं, हमें एक लाइन पता भी, ऊपर मैंने आपको बताया कि रेट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाता है, शुरू में जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसका वाला रेट भी ज़्यादा होगा। तो आप खुद बताओ, शुरू में था कौन, केवल A और B था, मतलब A और B को कंसंट्रेशन अच्छी खासी थी, तो A और B का अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा तो उनका रेट भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। फिर क्या हुआ, जैसे C और D की धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये भी आपस में रिएक्शन करेंगे, इनकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगी, तो इनकी वजह से जो रेट है वो भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको बताया, मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, भाई रेट ऑफ रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, कंसंट्रेशन के, ठीक है। ये बेसिक सा यहाँ पर लेके चलते हैं।
और इसका मतलब यही बताता है भाई अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा, कंसंट्रेशन कम तो रेट ऑफ रिएक्शन कम। तो अगर हमसे पूछा जाए ए और बी की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा कब थी, इनिशियल में ए और बी की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा, तो उसके द्वारा जो रेट बना वो भी क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा। और सी और डी की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, शुरू में तो जीरो था तो रेट इसलिए शुरू में जीरो था इनका वाला, लेकिन धीरे धीरे इनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी और याद है इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, घटेगी, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है और प्रोडक्ट की क्या हो जाती है, बढ़ती। अब क्या होगा, जैसे जैसे इनका रेट घटे, इनका कंसंट्रेशन घटेगा, इनका रेट भी क्या हो जाएगा, घटता जाएगा, और जैसे जैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी इनका रेट भी बढ़ता। ये सारी घटनाएं आपको समझ में आनी चाहिए, तब आप वहाँ पर समझ पाएंगे क्या क्या हुआ। और एक समय ऐसा आएगा कि फॉरवर्ड का रेट घटते घटते, ये फॉरवर्ड ये बैकवर्ड, फॉरवर्ड का रेट घटते घटते और बैकवर्ड का रेट बढ़ते बढ़ते, ये बैकवर्ड, फॉरवर्ड का रेट घटते घटते बैकवर्ड का रेट बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और जब ये बराबर हो गए तो समझ लेना कि वहाँ पर क्या बन गया, इक्विलिब्रियम बन चुका है। ठीक है, तो अब जो इक्विलिब्रियम की बात आई थी चैप्टर के शुरू में, आखिर ये क्या है, कैसी चीज़ बात बोल रहे हैं, किस इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो हम इस यहाँ पर रिएक्शन के इक्विलिब्रियम की बात करें, वो भी कैसे बनता है, जब फॉरवर्ड का रेट और बैकवर्ड का रेट एक दूसरे के बराबर हो जाता है तो कहते हैं इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया है। आया समझ में, क्या डेवलप हो जाता है, इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है। तो इसीलिए याद रखना कि जब आपका आर एफ और आर बी, आर एफ कौन है, फॉरवर्ड का रेट, आर बी कौन है, बैकवर्ड का रेट, इक्वल हो जाए जिस टाइम पर, उसी टाइम आप कहना कि इक्विलिब्रियम बन चुका है। तो बताओ कि इसी को कहते हैं कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। आया समझ में, इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा, क्योंकि इसी पे ही तो अभी हम केवल इक्विलिब्रियम पे पहुंचा रहे हैं। अब पहुंच जाएगा तो उसके बाद तब उसके अंदर सही से कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तो केवल हम सेटअप बना रहे हैं कि भाई इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया, और रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगी तब जाकर के उसमें और क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं एट इक्विलिब्रियम पे, वो पढ़ना रहता है इस चैप्टर में। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आपको ये सिखाया जाता है कि रेट कैसे यहाँ पर बराबर होगा, क्या होगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, कंसंट्रेशन का। ठीक है, फॉरवर्ड का रेट ए और बी के ऊपर, बैकवर्ड का सी और डी के ऊपर, जो उनको बना रहे हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंड करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, एक ग्राफ से अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप समझ पाएँ, मान लेते हैं यहाँ पर ये जो हमारा वाई एक्सिस है ये रेट को बता रहा है, किसको बता रहा है, रेट को, और एक्स एक्सिस जो है हमारा वो किसको बता रहा है, यहाँ पर आप बताओगे, टाइम को बता रहा है। ठीक है, टाइम को। चलिए, अगर हम बात करते हैं t बराबर 0 पर, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किसका था, ए और बी का, तो इनके द्वारा जो रेट बनेगा वो भी सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन समय जैसे जैसे बीतता है इनकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटने लगती है। जब ये घटेंगे मतलब कंसंट्रेशन घटेगी तो रेट भी घटेगा। तो बताओ अगर रेट घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, फिर क्या होता है, जैसे जैसे सी और डी की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट भी बढ़ेगा, और रेट बढ़ेगा तो आप बताओगे क्या हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या होगा, सी और डी बढ़ता जा रहा है, जैसे सी बढ़ेगा, शुरू में तो आपको पता है सी और डी था ही नहीं, तो इसका रेट 0 था आर बी, लेकिन जैसे उसकी मात्रा बढ़ी तो इसका रेट भी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक समय आएगा कि आप देखते हैं कि फॉरवर्ड का रेट, ये कौन सा रेट मैंने आपको दिखाया, फॉरवर्ड, ये कौन सा, बैकवर्ड, फॉरवर्ड का रेट घटते घटते, बैकवर्ड का रेट बढ़ते बढ़ते एक दूसरे के बराबर हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं भाई देखो यहीं से इक्विलिब्रियम बनना स्टार्ट हो गया, यहीं पर बन गया, और इक्विलिब्रियम आगे ऐसे कंटिन्यू बना हुआ है। आया समझ में। तो ये सिंपल सी लाइन अगर अभी आपसे बोल दिया जाए कि बताओ इक्विलिब्रियम कब बनता है, तो याद रखना ऐसा नहीं कि आप बताओ कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम हो जाती है तो इक्विलिब्रियम, नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। क्या सेम हो जाए कि वहाँ पर इक्विलिब्रियम बन जाए, केमिकल इक्विलिब्रियम, तो आपके पास केवल एक लाइन होनी चाहिए, रेट सेम हो जाए। किसका रेट, फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का रेट। ठीक है, तो याद रखना जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट सेम हो जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम बन चुकी है। चलिए, अब इसके यहाँ पर तो मैंने आपको समझाया, आप जो भी सारे पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर इस साइड लिखे हैं, मैं आपको ऐसा रीड कराता चलता, इसको सुनते चलते हैं। कहता था मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज दैट इट इज ऑलवेज अटेन ए स्टेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर हमसे पूछा जाए इक्विलिब्रियम रिएक्शन जो वहाँ पर जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है, फॉरवर्ड बैकवर्ड चलती है, उनका उद्देश्य क्या है, उनका कोई टारगेट है, एक ही टारगेट है, वो ये चाहते हैं हम कितनी जल्दी से जल्दी इक्विलिब्रियम पे आ जाए।
कितनी जल्दी से जल्दी ऐसी अवस्था बन जाए कि फॉरवर्ड बैकवर्ड का रेट बराबर। ऐसा कह सकते हो उसका एक ही सपना है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन का, कि हम जल्दी से किस पे आ जाए, इक्विलिब्रियम पे आ जाए। तो वही कहा जा यहाँ पर जा रहा है कि ऑलवेज अटेन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो कह रहे हैं कि एक रिवर्सिबल रिएक्शंस की खास बात होती है वो हमेशा एक इक्विलिब्रियम को अटेन करता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है। कंसीडर अ जनरल रिवर्सिबल रिएक्शंस इन अ क्लोज्ड वेसल। तो अब बताओ कि यहाँ पर मान लेते हैं हमने एक रिएक्शंस ली एक क्लोज्ड वेसल। हमेशा याद रहे, अगर मैं भूल जाऊँ बताने के लिए तो, क्योंकि ऊपर मैंने टेबल में आपको बताया कि हमारा रिवर्सिबल रिएक्शंस अगर इक्विलिब्रियम बनाना है तो हमेशा क्लोज वेसल होना चाहिए। तो ए और बी मिल करके फॉरवर्ड रेट के साथ यहाँ पर सी डी बना रहे, सी और डी मिल करके बैकवर्ड रेट के साथ ए और बी बना रहे। कह रहे जहाँ पर वेयर आर एफ हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, और आर बी पीछे वाले डायरेक्शन का मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन का। चलिए आगे बढ़े। यहाँ पर अब आपको पूरी कहानी जो मैंने आपको सुनाई यहाँ पर लिखा गया, अब इसे सुनते चलो, ठीक है। कह रहा है कि इनिशियली शुरुआत में क्या था, रिएक्शन अकर इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट एज concentration of the product increases reaction also start in backward directions। शुरू में तो रिएक्शन केवल आगे ही चल रही थी, पीछे चल ही नहीं रही थी, लेकिन जैसे सी और डी थोड़ा सा बढ़े, उनके पार्टिकल के नंबर बढ़े, उनके पार्टिकल में कोलिजन भी शुरू हुआ, तो इफेक्टिव कोलिजन भी वो फिर पीछे भी आने लगते हैं रिएक्शन करके। तो वही कह रहा है एट द सर्टेन स्टेज, एक ऐसी अवस्था आती है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम स्टेट। जब आर एफ बराबर आर बी हो जाता है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं भाई यहाँ पर इक्विलिब्रियम बन गया, उस रिएक्शन का टारगेट कंप्लीट हुआ। चलो इक्विलिब्रियम तो आपने जैसे जैसे बनाया हो, ठीक है। अब इनके कुछ खास बात है जो आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहले ग्राफ जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पर लिखा गया, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड। आपको बताया था ये रेट है और ये टाइम को बता रहे हैं। शुरू में फॉरवर्ड का रेट ज़्यादा था। अगर कल को पूछा जाए फॉरवर्ड का रेट क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि आप बताओ कि शुरू में रिएक्टेंट ही था, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती, और जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटी रेट भी घटा। और जीरो क्यों हो जाता है बैकवर्ड का, टी बराबर जीरो पर उसका रेट जीरो क्यों था, क्योंकि शुरू में स्टार्टिंग में क्या था, आप बताओगे कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट था ही नहीं, तो उसके द्वारा रेट बना नहीं, तो आप बताओगे। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ा तो इसका रेट भी बढ़ता जाता, और एक समय आता है कि फॉरवर्ड का रेट और बैकवर्ड का रेट क्या हो जाता है, इक्वल, और इसको कहते हैं क्या बन जाता है, इक्विलिब्रियम स्टेट, दोनों बराबर हो जाते हैं। टाइम टेकन टू अटेन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर और क्या बोला गया आपको, कहते हैं एट दिस स्टेट द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट द प्रोडक्ट नॉट चेंज विद टाइम। इसका मतलब क्या हुआ बताओ, कह रहे हैं कि जब इक्विलिब्रियम बन चुका है, ये रेट बराबर हो जाता है, तो क्या होता है, तो याद रखना वहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या होगा बताओ। जैसे मैंने मान लिया a प्लस बी, यहाँ पर c प्लस डी, ऐसे ले लेता हूँ एग्जाम्पल। इक्विलिब्रियम बन चुकी है, तो याद रखना अब जो भी रिएक्टेंट है इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ये कांस्टेंट हो जाता है। ऐसा नहीं क्या बताओगे इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम बन गए तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है। कोई भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ऐसा नहीं आप बताओगे इक्वल हो जाता है, वो बहुत रेयर केस कोई होता है जिसमें इक्वल होता है, ठीक है। हाँ कांस्टेंट हो जाता है, इसका मतलब समझना क्या होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जब इक्विलिब्रियम बना उस समय, ऐसा एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, इसकी जो कंसंट्रेशन थी वो क्या आ जाती है 2, ठीक है। ऐसा रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन नोटिस किया गया वहाँ पर 2, और इसकी कंसंट्रेशन वहाँ पर मान लेते ये 5 था, ठीक है, इक्विलिब्रियम जब बनी। तो अब जब तक इक्विलिब्रियम बनी रहेगी आपको इसकी कंसंट्रेशन 5 ही दिखेगी और इसकी कंसंट्रेशन कितनी 2 दिखेगी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता था, ठीक है, ऐसा भी हो सकता था कि इनकी कंसंट्रेशन 10 हो जाए, इनकी कंसंट्रेशन 4 हो जाए, कुछ भी हो सकता था, ठीक है। तो इतनी कंसंट्रेशन के साथ इन दोनों ने क्या किया, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज किया, तो इस पे ही बन जाएगा इक्विलिब्रियम। कोई ऐसा फिक्स नहीं होता कंसंट्रेशन इतनी इतनी होगी तभी। कंसंट्रेशन कुछ भी, किसी भी कंसंट्रेशन के साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वहां पर अपने रेट को बराबर कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं जब उनके रेट बराबर हुए तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई भी कंसंट्रेशन हो सकता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा दिखे, हो सकता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा दिखे जब इक्विलिब्रियम बना, ऐसा भी कुछ रेयर केस हो सकता है। मान लेते हैं इसका 5 हुआ तो ये भी 5 ही होगा, ठीक है। ये सब थ्योरी वाले पोर्शन है, अभी जो आपको बता रहा हूँ मैं, ये थ्योरी में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको वहाँ पर ये बताना पड़ेगा क्या ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम पर किसी भी केमिकल रिएक्शंस में, रिवर्सिबल रिएक्शंस में
अगर इक्विलिब्रियम बनी, क्या वहां पर हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल होगी? नहीं, कुछ भी हो सकती है भाई। आपने देखा इस वाले पहले वाले एग्जांपल में रिएक्टेंट कम था, प्रोडक्ट ज्यादा, तब भी इक्विलिब्रियम बन जाता है। हाँ, प्रोडक्ट रिएक्टेंट ज्यादा था, प्रोडक्ट कम था, दोनों को बराबर किया, तो कोई भी पॉसिबिलिटीज वहां पर हो सकती है। बस एक लाइन याद रखना, एट इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। अच्छा, एक सवाल फिर से आता है, तो कहने का मतलब मैंने आपको समझाया कि जब इक्विलिब्रियम बन गया, इनकी कंसंट्रेशन हमेशा 5 ही होगी, इनकी 2 होगी। तो सवाल आता है, जब इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, क्या अब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट को बनाएगा? क्या अब भी प्रोडक्ट रिएक्टेंट को बनाएगा, या फिर समझौता कर लेंगे भाई देखो जब तुम्हें 5 ही रहना है, तुम्हें 2 ही रहना है, तो हम एक दूसरे में क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं? क्यों ना हम रुक जाएं, थक गए? क्या ऐसा करते वो? ऐसा कुछ नहीं करते, ठीक है। तो उसमें इस बात का ध्यान देना कि जब इक्विलिब्रियम बन चुका है, तब भी वो क्या करते हैं? एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होते रहते हैं। ए और बी सी और डी को बनाएंगे, सी और डी ए और बी को बनाते हैं, लेकिन उनके रेट सेम होते हैं, जिसकी वजह से उनके कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आया समझ में? तो इस बात का ध्यान देना हर कोई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको याद रखना है ये कांस्टेंट हो जाते हैं, मतलब कि रुक जाते हैं। और दूसरी, ये डायनेमिक नेचर का होता है। इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है? डायनेमिक होता है, ऐसा नहीं कि रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, सारी चीज़ें स्टॉप हो जाती है। हाँ, कांस्टेंट हो जाएंगी तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कंसंट्रेशन वगैरह वहाँ पर रुक जाएगा। रेट भी क्या हो जाता है? वो भी आकर के वहाँ पर बराबर हो गया, मतलब वो भी कांस्टेंट ही मान लेते, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, लेकिन रुकेगा नहीं। चलिए उसी सारी बातों को यहाँ पर आगे लेके चलते हैं। वो आपको बताया कि एट दिस स्टेट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विथ टाइम। समय के साथ अब उनके कंसंट्रेशन में बदलाव नहीं होगा, मतलब इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट हो जाना। एट दिस स्टेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड इन द फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस विच डिसअपियर पर सेकेंड बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब वो रेट की बात कर रहे हैं ना, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं? रेट। तो ये कह रहे हैं इस अवस्था में फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट सेम हो जाता है, सेम रेट से एक दूसरे को कन्वर्ट करते रहते हैं। चलिए, क्या क्या कंडीशन है अगर आपको इक्विलिब्रियम बनाना है? आपको एक टारगेट दे दिया गया, जल्दी से एक इक्विलिब्रियम रिएक्शंस बना करके दिखाओ, तो आप क्या क्या चीज़ें वहाँ पर ढूंढेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया कि कंडीशन फॉर अ केमिकल इक्विलिब्रियम, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो आप बताओगे यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब आर या बराबर आर बी, बिना उसके तो कुछ हो ही नहीं सकता। फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इस बात का पहली बात आपको ध्यान देना है। और अगली चीज आपको पता है, रिएक्शन में हमेशा रिएक्टेंट खर्च होता है और प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। इसलिए अगर कहा जाए जो खर्च होता है वो बचता है, जो बनता है वहां पर आप बताओगे वहां पर वो बनता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? उनसे पूछा जाए कि प्रोडक्ट बनता है कि खर्च होता है, बताओगे प्रोडक्ट बनता है, और रिएक्टेंट क्या हो जाता है? खर्च होता है। उसमें एक लाइन ऐसी लिखी गई, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में हमेशा बचा हुआ कौन होगा? रिएक्टेंट, और बना हुआ कौन होगा? प्रोडक्ट। और उनका कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होता है, इस बात का भी आपको ध्यान देना है। और एक लाइन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बारे में पूरा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, मैं थर्मो पढ़ाऊंगा वहाँ पर, ठीक है। अभी के लिए जब भी इक्विलिब्रियम की बात है, इक्विलिब्रियम पे याद रखना गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, जिसको हम डेल्टा जी कहते हैं, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0 होती है। इससे पहले भी एक जगह मैंने आपको बताया, सोल्यूशन वाले चैप्टर्स में बताया था कि जब हम लोग फिजिकल वहाँ पर क्या कर रहे थे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड की बात कर रहे थे, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम बनाया था मैंने लिक्विड और वेपर के बीच में, रेट ऑफ इवोपरेशन बराबर रेट ऑफ कंडेंसेशन। तब वहाँ पर मैंने वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन किया था, और वहाँ पर मैंने कहा था कि इक्विलिब्रियम बने, चाहे फिजिकल इक्विलिब्रियम बने, चाहे केमिकल इक्विलिब्रियम बने, अगर इक्विलिब्रियम कहीं पर भी बनता है तो आप बताओगे डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। चलिए वापस आते हैं, और आगे चल के मैं आपको यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रो में पढ़ाऊंगा कि डेल्टा जी बराबर एक और फॉर्मूला चलता है माइनस NEF, मतलब कितना मैक्सिमम वर्क डन होगा, या तो मैक्सिमम कितना वर्क होगा वहाँ पर, उसको बताने के लिए यहाँ पर डेल्टा जी बराबर माइनस NEF का एक फॉर्मूला पढ़ा जाएगा। और वहाँ पर बताया गया कि जब आपको बताया इक्विलिब्रियम बना, डेल्टा जी 0 हुआ, तो 0 कब होगा? जब वहाँ पर इसका मतलब E की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0। तो अभी के लिए बस यहाँ पर याद रखना, इन अ रिवर्सिबल गैल्वेनिक शेल एट इक्विलिब्रियम EMF ऑफ गैल्वेनिक शेल क्या हो जाएगा? 0। इसके बारे में डिटेल में आप बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। बस यहाँ पर ये लाइन याद रखना, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 और EMF ऑफ शेल भी क्या हो जाएगा? 0। ये कुछ कंडीशन है जो आपको ध्यान देना। देखो ये पूरा थ्योरेटिकल वाला टॉपिक, इसमें बहुत कुछ समझाना है नहीं, अभी वो भी समझाने वाला टॉपिक भी आएगा आपके सामने। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्विलिब्रियम। सबसे पहली बात बताओ, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया इक्विलिब्रियम बन चुका है उनके बीच में,
क्या वो रुक जाएंगे? अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट नहीं बनाया, आप बताओगे नहीं, वो एक दूसरे को बनाते रहते हैं सेम रेट से। तो इसलिए कहा गया कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, डायनेमिक इन नेचर, गतिशील होता है, रुक नहीं जाता इक्विलिब्रियम पे आकर के, ठीक है, वो डायनेमिक होता है, एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम कैन अप्रोच फ्रॉम बोथ साइड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर मैं आपको ऐसे एग्जांपल से बताऊं, मान लेते हैं हमने रिएक्शन की शुरुआत A प्लस बी से किया तो बना देता C प्लस डी, और एक समय आएगा आपको पता है इनका टारगेट फिक्स है, इक्विलिब्रियम पे पहुंचेंगे RF बराबर। लेकिन अगर हम क्या करें, C प्लस डी इनको आपस में रिएक्ट कराएं, C प्लस डी को रिएक्ट कराएं, तो वो क्या करेंगे यहाँ पर, वो भी A प्लस बी बना करके, मतलब इस बार हम प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना दिए, तब भी एक समय आएगा आप देखेंगे यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम बन जाता है। तो इस लाइन का मतलब ये है कि चाहे आप रिएक्टेंट से ही स्टार्ट करो या फिर आप क्या करो अगली वाली रिएक्शन में प्रोडक्ट से स्टार्ट करो, तब भी दोनों ही केसेस में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाती है। कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से आप रिएक्शंस को कराएंगे तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम पे वो पहुँच जाएगा। कहा गया कि केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड बाय द आइदर स्टार्टिंग विद रिएक्टेंट और स्टार्टिंग विद प्रोडक्ट। आपको ये एग्जांपल दिया गया है, आपने 2HI को लिया, वो H2I2 में टूटा, फिर ये मिल करके इसको बना, इक्विलिब्रियम बना। एक ऐसा भी काम कर सकते थे, आपने कहा कि इस बार अगले बीकर हम क्या करते हैं, H2I2 को पहले डालेंगे तो ये मिल करके H2HI बनाएंगे, फिर ये टूट करके इनको बनाएगा, इनका भी एक समय आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, ये इक्विलिब्रियम पे पहुँच जाते हैं, चाहे रिएक्टेंट से चले चाहे प्रोडक्ट से चले, किसी भी साइड से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो उनका टारगेट एक ही दिखता है, उनको इक्विलिब्रियम पे पहुँचना है। ये सब कुछ इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देख रहे हैं। फिर यहाँ पर बात आती है, चलो आपने इक्विलिब्रियम बना दिया, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन का एक ही मकसद है, मुझे जल्दी से अपने दोनों रेट को बराबर करके इक्विलिब्रियम पे पहुँच जाना है। तो पहुँच चुका है रिएक्शन। अब सवाल आता है, अगर मैं वहाँ पर कैटलिस्ट कैन चेंज इक्विलिब्रियम, मैंने कुछ कैटलिस्ट डाल दिया, कैटलिस्ट में हमने पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट का नाम सुना है, अगर उनको डाल देते क्या उसकी वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगी? आप बताओगे नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखना, कैटलिस्ट क्या कर सकता है, वहाँ पर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं कर पाता है। उसका रीज़न अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। काइनेटिक्स में ये आपको बताया जाता है अच्छे से। जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पर आखिर ऐसा क्या होता है, मैं एक एग्जांपल आपको कोई एक एक्सो या फिर एंडोथर्मिक ग्राफ बताता हूँ। ऐसे था, आपको पता है ये हमारा क्या हो जाता है, एक एक्सोथर्मिक ग्राफ है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। रिएक्टेंट अपनी एनर्जी के अलावा जितनी और एनर्जी की रिक्वायरमेंट करता है जिससे वो थ्रेशोल्ड तक पहुंच पाए, यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी होती है उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। अपनी एनर्जी के अलावा जितनी और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसको हम ई से दिखा देते हैं, इसको यहाँ पर ई एफ कह देते हैं। फिर ये प्रोडक्ट, यहाँ पर रिएक्टेंट था, उसको यहाँ तक पहुँचना था तो यहाँ पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर एनर्जी को घटाता है, यहाँ पर आकर के प्रोडक्ट बनाता है। ये प्रोडक्ट था, यहाँ पर इसका रिएक्टेंट। अब इस प्रोडक्ट से अगर कहा जाए भाई ये काम करो, तुम पीछे जाओ इस रिएक्टेंट को बनाओ, तो उसको क्या करना पड़ेगा आपको पता है? अब उसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब अपनी एनर्जी के अलावा फिर इसको और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसको कहते हैं बैकवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी। चलो ठीक है, ये तो ग्राफ हुआ। अब क्या होगा, वाई एक्सिस पोटेंशियल एनर्जी को बता रहे, ठीक है, ये कोर्स ऑफ रिएक्शन को बता रहा है। अब क्या हो जाता है कि जब हमने कोई पॉजिटिव कैटलिस्ट डाल दिया, वो क्या करेगा देखना, क्योंकि आपको पता है पूरा इक्विलिब्रियम रेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फॉरवर्ड बैकवर्ड का रेट। अगर जो उसको बदल देगा इसका मतलब वो पूरे इक्विलिब्रियम को बदल सकता है। तो अब क्या हो जाता है कि हमने एक पॉजिटिव कैटलिस्ट डाला तो उसका काम ही होता है एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देना। अब देखो क्या किया, ऐसे बना। अब क्या हो जाता है बताओ, अब एक्टिवेशन एनर्जी पहले इतने की जरूरत थी, ये ब्लू वाला जो आप देख रहे हैं अब क्या हो जाता है, यहाँ पर केवल इतने की जरूरत होगी। मतलब अगर हमसे पूछा जाए बताओ फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी था, ये बैकवर्ड। अब अगर हमने क्या किया, कैटलिस्ट डाला तो फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई कि घट गया बताओ? घट गई। चलो अच्छी बात है, एक्टिवेशन एनर्जी घट गई। तो सवाल आता है क्या बैकवर्ड का ये बढ़ गया कि घट गया? बताओ, ये भी तो घट गया। बताओ ये भी, और ये क्या था यहाँ पर, आप कह सकते हैं यहाँ पर ये। तो इसने क्या किया बताओ, क्यों इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है? सबको पता है इक्विलिब्रियम रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं? इक्विलिब्रियम आएगा तो एक समय जब रेट बराबर होगा, और हमें पता है कैटलिस्ट रेट को डिस्टर्ब कर देता है। जब कैटलिस्ट रेट को डिस्टर्ब कर सकता है और इक्विलिब्रियम रेट के बराबर होने पे ही क्या हो जाती बनती है,
जब रेट डिस्टर्ब होगा तो इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं कर पाता। उसका रीजन यहाँ पर आपको मिलेगा। बताओ, अगर इसने फॉरवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी घटाया तो क्या बैकवर्ड का कुछ किया? अब बताओगे बैकवर्ड को भी घटा दिया था। तो कहने का मतलब, अगर कभी असर्शन रीजन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं कर पाता है, क्या ये सही है? बताओगे असर्शन सही कह रहा है। अब अगर आपसे पूछा जाए भाई ऐसी एक लाइन बोल दो जो रीजन में, कि जिससे हम कहेंगे ये रीजन क्या कर रहा है, करेक्ट भी और करेक्ट एक्सप्लेनेशन में भी जा रहा है, तो यहाँ पर आपको ये बताना पड़ेगा कि कैटलिस्ट क्या कर सकता है, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड और फॉरवर्ड को सेम एक्सटेंट के साथ चेंज करता है। इसका मतलब क्या बताओ, कि मतलब फॉरवर्ड को भी घटाया तो बैकवर्ड को भी घटाएगा सेम रेशियो के साथ। फॉरवर्ड को अगर बढ़ा दिया, जैसे कि अगर नेगेटिव कैटलिस्ट, तो बैकवर्ड को भी बढ़ा देगा। जब सेम रेट के साथ, मान लेते हैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम बना था, ठीक है, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड का रेट है। अब अगर उसने क्या किया, दोनों रेट को घटा दिया, दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देगा, तो क्या हो जाएगा, रेट अगर बढ़ जाता है तो अब बढ़ के भी तो दोनों बराबर ही तो हुए। खुद सोचो एक पल के लिए, पहले मान लेते इक्विलिब्रियम इसमें थी, रेट दोनों का बराबर था। अब उसने दोनों की फॉरवर्ड बैकवर्ड की दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी घटा दी, तो अब क्या हो जाएगा, अब बताओगे रेट बढ़ जाएगा, दोनों का रेट, फॉरवर्ड बैकवर्ड का दोनों का रेट बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा, लेकिन तब भी क्या हो जाएंगे, बराबर ही तो होगा। तो सेम एक्सटेंट ऑफ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेट को क्या करता है, वो अल्टर करता है, परिवर्तित करता है, जिसकी वजह से नेट कोई भी इफेक्ट उस इक्विलिब्रियम पे नहीं आता। अगर असर्शन रीजन में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये लाइन वहां पर ध्यान देना। तो चलिए, कहा जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी चेंज्ड बाय, केमिकल इक्विलिब्रियम को अगर बदलना है, मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड को रेट मस्ट में बराबर आकर के बैठा था, वहां पर एक दूसरे के बराबर हो गया था, अब आखिर आप बाहर से ऐसा क्या कर दे कि उसकी वजह से उनका रेट डिस्टर्ब हो जाए। तो यहाँ पर आपको बताया गया टेम्परेचर में बदलाव कर दो, तो हो सकता है, कैन बी मतलब हो सकता है, किसकी वजह से ये बताया गया, हो ही जाएगा ये कंफर्म नहीं होता, हो सकता है किसकी वजह से, चांसेस किसकी वजह से। तो टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर दो तो हो सकता है, प्रेशर को कम ज़्यादा कर दो तब भी डिस्टर्बेंस हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ वेसल जिसमें रिएक्शन, जिस कंटेनर आप रिएक्शन करा उसको कम ज़्यादा कर दो तब भी हो सकता है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आप उसमें बदलाव कर दो तब भी हो सकता है। फिर कहते हैं एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, इनर्ट गैस को हम क्या करते हैं, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करने लगते हैं तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, बदलाव हो सकता है। क्यों होगा, कैसे होगा, इसके बारे में ये पूरा फैक्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक टॉपिक है यहाँ पर ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल, ठीक है, उसको मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा। तो वहाँ पर अभी के लिए बस ऐसा पॉइंट आपको याद रखना है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इनर्ट गैस का एडिशन, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ऐसे कुछ लोग हैं जो इक्विलिब्रियम को बदल सकते हैं, उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल पूरा पढ़ाया जाएगा, उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा मैं। फिर आता है केमिकल इक्विलिब्रियम डू नॉट चेंज्ड बाय। अब केमिकल इक्विलिब्रियम में ऐसा कौन सा बदलाव करे, बाहर ऐसा कौन सा फैक्टर डाले जिसकी वजह से वो बदलेगा नहीं। अब बताओ, पहली बात तो यहाँ पर कह रहा है इनर्ट गैस का एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पर। इसके जस्ट ऊपर एक पॉइंट मैंने बताया कि इनर्ट गैस का एडिशन करा दे, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पर। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे कराओगे तो बदल सकता है, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे कराए तो कभी नहीं बदलेगा। क्यों, क्या, इसका पूरा जवाब आपको ले चैटेलियर प्रिंसिपल में बताएंगे, ठीक है। और क्या कैटलिस्ट, अभी तो उस पर चर्चा किया, पूरा ग्राफ बताया, सेम एक्सटेंट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन को चेंज करता था, जिसकी वजह से नेट कोई फर्क नहीं पड़ता था। और समय के साथ भी इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होता है कि इक्विलिब्रियम बन गया, 1 घंटे बाद आया तो डिस्टर्ब हो जाएगा, नहीं, इक्विलिब्रियम बन गया तो बना रहेगा जब तक कोई बाहर से उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना किया जाए, ठीक है। एक बार बन गया, चाहे अभी देखो, 1 घंटे बाद देखो, 4 घंटे बाद देखो, वो इक्विलिब्रियम बने ही रहेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बेसिक चीज़ें अभी तक यहाँ पर डिस्कस करी कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, कौन से रिएक्शन से इक्विलिब्रियम बनेगा, और इक्विलिब्रियम बन चुका है तो कौन से फैक्टर उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं और कौन से फैक्टर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब यहाँ तक बेसिक चीज़ें, जिससे कि आपको पता चल जाए कि हम कौन से रिएक्शंस पढ़ने वाले और कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें कैसे लोग मिलने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, इस चैप्टर को आगे लेके चलते हैं और यहाँ पर कुछ टर्म होंगे उसको सीखते हैं, ठीक है। एक पहला और यहाँ पर टर्म है एक्टिव मास। एनसीईआरटी आपकी कहती है कि पुराने ज़माने में, ठीक है, लोग जो कंसंट्रेशन, आज हम लोग बोलते हैं ना कोई चीज़ को बदलना, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन, तो पहले के टाइम पे क्या करते थे, कंसंट्रेशन को एक दूसरे टर्म से बुलाया जाता था, नाम था एक्टिव मास। तो यहाँ पर अगर कभी कोई क्वेश्चन हम कर रहे हैं, कह देता है बताओ इक्विलिब्रियम इनके एक्टिव मास क्या होंगे, अब ऐसे नहीं आप बताओगे ये क्या पूछ रहा है, क्या उनका मास पूछा जा रहा है क्या, ऐसा नहीं। बस यहाँ पर आपको ध्यान देना, एक्टिव मास और कंसंट्रेशन दोनों सेम चीज़ें होती हैं, लेकिन हो सकता है कि न्यूमेरिकल्स पूछे, क्वेश्चंस पूछे, वहाँ पर कंसंट्रेशन ना लिख करके वहाँ पर क्या बोल सकता है, वो कह सकता है भाई मुझे एक्टिव मास बताओ। तो ऐसा नहीं, आप बताओ ये क्या पूछ लिया, उन्हें इसका नाम नहीं सुना है। तो एक्टिव मास का मतलब सिंपल सा यहाँ पर हो जाता है, आप बताओगे यहाँ पर हम इसको
कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं। और कंसंट्रेशन का मतलब आपको पता है यहाँ पर मोल अपान वॉल्यूम, ठीक है। अब बताओगे यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 लीटर में सोल्यूट के जितने मोल प्रेजेंट होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, या फिर आज उसको हम एक्टिव मास के नाम से भी जानेंगे। कहा गया इट इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द डाइल्यूट सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन की बात आती है, डाइल्यूट सोल्यूशन, हम सोल्यूट बोल रहे हैं, कल को हो सकता है हमारा कोई रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, हम किसी के रेस्पेक्ट में हम बात कर सकते हैं, उसके कितने मोल है टोटल वॉल्यूम में, ठीक, उसी को हम कहते हैं एक्टिव मास या फिर कह सकते हैं कंसंट्रेशन। एक्टिव मास या फिर कंसंट्रेशन आपको पता है मोल अपान वॉल्यूम, पहली बार नहीं पढ़ रहे, पूरा वॉल्यूमेट्रिक, और उसके बाद क्या हो जाता है मोल कांस्टेंट। सोल्यूशन में भी आपको बताया, यहाँ पर सब जगह तो पढ़ाया गया वहाँ पर, ठीक है। तो अब बताओ कि मोल को अगर लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, मास अपान मॉलिक्यूलर वेट अपान वॉल्यूम। यही तो मास अपान मॉलिक्यूलर, ये मोल की जहाँ पर लिख दिया गया, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मास को हम ग्राम में लिखते हैं, हर किसी को पता है, नहीं पता है तो आप पुराने चैप्टर्स देख सकते हो, मोल, वॉल्यूमेट्रिक, सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर वॉल्यूम को हम लीटर में लेते हैं। अगर कभी ml में आता है तो आपको पता है क्या तरीका अपनाते थे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते थे। और कुछ बातें यहाँ पर सीखना है जो कि आगे चैप्टर में यूज होगा। जब एक्टिव मास या फिर कंसंट्रेशन के चैप्टर में हम दिखाते हैं, ठीक है, तो उसको हम ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं, जिसका दिखाना है उसको स्क्वायर ब्रैकेट लिखें, उसके बाद उसका नाम या उसको लिख देते हैं, या फिर कैपिटल सी से भी दिखा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपको बताया गया, कहा गया है कि ये बताओ एक्टिव मास ऑफ H2 लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे बनाया और इसी के अंदर क्या लिख दिया, H2। अब आगे कल को ऐसा आपको देखने को मिले ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H2, या फिर कह सकते हैं एक्टिव मास ऑफ H2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हो जैसे यहाँ पर लिखा गया CH2, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका होगा। अगर पूछा जाए भाई यूनिट बताओ एक्टिव मास का, बताओ कि मोल अपान वॉल्यूम ही तो है, मोल की यूनिट, मोल और वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाता है, लीटर, तो यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, जैसे मोलैरिटी का या फिर नॉर्मली जो कंसंट्रेशन का टर्म बोलते हैं उसका होता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन है, आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, कह रहे इस बात का ध्यान देना कि एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड की बात हो रही है, सॉलिड हो और क्या हो, प्योर लिक्विड हो, इज अ कांस्टेंट कंसीडर टू बी यूनिटी। इस चैप्टर में कहीं पर भी, अभी तो सारी चीजें इकट्ठा कर रहे हैं, आएगा तो मैं बार बार फिर से बताऊंगा आपको, अगर कहीं पर सॉलिड लिखा जाए, कोई भी सब्सटेंस है हमारा, रिएक्टेंट हो या फिर प्रोडक्ट हो, अगर उस सॉलिड फॉर्म में उसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड है तो हम उसकी कंसंट्रेशन को नहीं लिखते हैं, उसकी कंसंट्रेशन को यूनिटी मान लिया जाता है। कहा जाता है कि ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज मतलब कि मैटर या फिर अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, उनकी कंसंट्रेशन फिक्स होती है। इसलिए बताया गया बिकॉज इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है मतलब कि ये क्या हो जाता है, मास इंडिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट टू द अमाउंट, ठीक है। थोड़ा लो ज़्यादा लो वो वैल्यू फिक्स होती है। नोट करके आपको ये बात भी बता रहे, कह रहे कंसंट्रेशन डेंसिटी पर डिपेंड करता है और सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट होती है, उनकी डेंसिटी फिक्स होती है, ठीक है। इसलिए फिक्स होता है, उनकी वॉल्यूम हम बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते, तो इसका मतलब वहाँ पर क्या हो जाता है, उनकी डेंसिटी क्या हो जाती है, फिक्स होती है। हम जो देखते हैं मेनली इस चैप्टर में गैसेस को लिखेंगे, जो कंसंट्रेशन लिखने की बारी आएगी तो हम किसको लिखेंगे, यहाँ पर गैसेस को ही लिखते हैं। याद रखना यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई, सॉलिड और प्योर लिक्विड का क्या हो जाता है, वहाँ पर यूनिटी मतलब 1 रखा जाएगा, इसका मतलब हम उसमें उसको लिखेंगे नहीं। चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। एक्टिव मास पे ही यहाँ पर पूछा हुआ क्वेश्चन, कह रहे कैलकुलेट एक्टिव मास। तो एक्टिव मास से डरना नहीं है, आप तुरंत के तुरंत कह रहे वही तो कंसंट्रेशन ही तो है, मोलैरिटी ही तो है। कह रहे 4 ग्राम आपको हाइड्रोजन, 127 ग्राम I2 और 128 ग्राम HI लिया गया, वो भी 2 लीटर के ग्लास में। तो आपसे पूछा गया बताओ कि उनका एक्टिव मास क्या होगा। जैसे अगर हमसे पूछा जाए भाई पहला यहाँ पर H2 है ना, H2 का एक्टिव मास या फिर कंसंट्रेशन ऑफ H2 क्या होगा, हम कहेंगे उसका मोल अपान उसका वॉल्यूम। मोल को और ओपन करें क्योंकि यहाँ पर मास का इन्फॉर्मेशन है, मास अपान मॉलिक्यूलर वेट, और वॉल्यूम हमारा लीटर में है तो अब बताओ कि इंटू वी, कोई 1000 से गुणा करने की जरूरत नहीं। मास कितना है, 4 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट बताओ H2 का क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का 2, और वॉल्यूम कितना है 2, बताओ 2 2 जा 4 4, कितना आ जाएगा यहाँ पर 1। तो हमसे पूछा जाए H2 का मॉलिक्यूलर, वहाँ पर एक्टिव मास कितना निकल के आया, 1। चलिए दूसरा यहाँ पर हमारे पास है I2, आयोडीन मॉलिक्यूल्स का एक्टिव मास। तो यहाँ पर फिर से वही सेम फॉर्मूला, मास अपॉन मॉलिक्यूलर इनटू वॉल्यूम।
मास की बात करते हैं तो मास कितना है यहाँ पर बताओ, 128 ग्राम है कि नहीं। और आपको पता है मॉलिक्यूलर वेट I2 का कितना, अगर एक आयोडीन है एक सिंगल का, उसका एटॉमिक वेट क्या होता है 127। अगर दो है तो क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पर 2 इंटू 127। अच्छा उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, सॉरी इसका 1 ये वाला है ना, मैंने इसका वाला रख दिया, ये 127 ना, 127 ये इंटू क्या हो जाएगा वॉल्यूम 2 हो जाएगा। अब अगर आप देखें 127 कैंसिल हो जाएगा, आएगा कितना 1/4, कितना आ जाता है 1/4। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर HI हाइड्रोजन आयोडाइड, इसका भी सेम फॉर्मूला W/M इंटू V। W की वैल्यू कितना है 128 अपन, मॉलिक्यूलर वेट कहाँ गया इसका, HI का क्या होगा बताओ, इसका 127 और इसका 1, तो 128 और वॉल्यूम है 2 लीटर, ये कैंसिल 1/2 या फिर इसको लिखना चाहे तो 0.5 लिख देते हैं। तो बताओ कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। तो एक्टिव मास मतलब कंसंट्रेशन मोल अपन वॉल्यूम, मास दिया है तो मोल में कन्वर्ट करो, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, आपका एक्टिव मास या फिर कंसंट्रेशन आ जाएगा। चलिए अब अगर देखा जाए मेरे हिसाब से यहाँ से चैप्टर सही से स्टार्ट होता है, लेकिन इससे पहले के जो भी पॉइंट्स बताए कि अगर आपने इसको समझा है तभी यहाँ से आप सारी चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन, यहाँ से टॉपिक सही से स्टार्ट होता है, क्योंकि देखो हर एक चैप्टर का जो पहला लेक्चर होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसमें काफ़ी बेसिक चीज़ें आपको बताई जाती है, इसीलिए कभी भी पहला लेक्चर मिस नहीं करना चाहिए। लॉ ऑफ मास एक्शन, मास एक्शन का लॉ क्या कहता है, जिसको हम लोग कहते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, हिंदी में ये कहते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। क्या बोलता है लॉ ऑफ मास एक्शन, तो एक सिंपल सी लाइन बोलता है, कहता है किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है ना, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो क्या कर जाता है, वो रिएक्टेंट की ही कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो भी मैंने इसीलिए रेट आपको पहले एक बार फिर से बताया, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स अगर आपने पढ़ा तो यहाँ पर आपको और अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि रेट वहाँ पर पूरा चैप्टर रेट पे ही चलता रहता है। तो अब यहाँ पर मैं जो भी चीज़ें यूज़ होती है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। इनका सिंपल सा मतलब है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होगा, ठीक है, वो अपने ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, चाहे वो फॉरवर्ड चाहे बैकवर्ड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ देयर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास बोले या फिर क्या बोल सकते हैं वहाँ पर कंसंट्रेशन। जैसे एक रिएक्शन का एग्जाम्पल आपके सामने है, ध्यान से देखना, A+B C+D बना रहा है, ये फॉरवर्ड का रेट है। अगर हम आगे चल रहे हैं, ध्यान से समझना, इस फॉरवर्ड वाले से पूछ लो भाई तुम कितना हो गए, तुम किसके ऊपर डिपेंड करोगे, कहेगा देखो मुझे जन्म देने वाला कौन है, ए और बी। तो ये फॉरवर्ड रेट के लिए जो रिएक्टेंट का काम करेगा वो ए और बी करेगा। अच्छा बैकवर्ड रेट के लिए आर बी से पूछा जाए, वो कहता मुझे ए और बी से कोई मतलब नहीं, मुझे बनाने वाला कौन है, सी और डी। ये यही कहेगा, दुनिया भले इनको रिएक्टेंट कहे, ये कहेगा मेरी निगाहों में तो मेरा रिएक्टेंट कौन है, सी और डी है कि नहीं, बताओ यही तो कहेगा। तो यहाँ पर ये कहेगा कि सी और डी, तो आरबी के लिए जो रिएक्टेंट होगा, ध्यान से समझना, आरबी के हिसाब से, क्योंकि आरबी को कौन बना रहा है, सी और डी, तो इनके लिए जो इनका रिएक्टेंट कहलाएगा वो ये, और आरएफ के लिए वही कहलाएगा जो इस पूरी रिएक्शन का रियल में रिएक्टेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये होगा जो वहाँ पर बताया जा रहा है इनका स्टेटमेंट, अगर आरएफ की बात आए तो आरएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, ए और बी की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के। कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट का मतलब ये हो जाता है फिर एक्टिव मास का मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाता है, जो भी इनके कंसंट्रेशन है उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इनके कोई कॉफिशिएंट होते हैं 1, 2, वो इनके पावर भी बनते हैं, उसके बारे में आगे बताओगे, इसलिए मैंने एकदम सिंपल सा एग्जांपल लिया है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ऐसा उलझना ना पड़े। तो आरएफ जो होगा निर्भर किसके ऊपर करेगा, ए और बी के, ठीक है, कंसंट्रेशन के वहाँ पर प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसे आरबी से पूछ ले भाई तुम किसके ऊपर, तो बताओ किसको बताएगा, कहेगा सी और डी की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट या फिर एक्टिव मास के प्रोडक्ट मतलब इनके कंसंट्रेशन आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कॉफिशिएंट हैं तो वो उसके पावर बढ़ेंगे, तब जा करके जो बनता है उसी को कहते हैं उनके कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। अब हर किसी को पता है भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, उसको तो हटाने पड़ेगा। उसको हटाने के लिए हमें क्या लाना पड़ेगा, कांस्टेंट लाना पड़ेगा। क्या,
अब बताओगे RF क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा किसके यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली उनके साइन को हटाने के लिए हमें कोई कांस्टेंट लाना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट कोई और नहीं यहाँ पर रेट कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। तो RF बराबर KF इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, ऐसा कुछ वहाँ पर हो जाता है। आया समझ में। ऐसे अगर RB की बात करते हैं तो RB क्या हो जाएगा, डायरेक्टली तो C इंटू डी है तो इक्वल टू, अब बताओगे यहाँ पर KB इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, ऐसा कुछ हो जाता है। आ समझ में। तो RF बराबर KF इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, ऐसे RB बराबर KB इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D हो सकता है। तो ये यहाँ पर आपको बताया गया कि अब फॉरवर्ड के रेट को लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और बैकवर्ड के रेट को लिखना हो तो हम ऐसे वहाँ पर उसके टर्म्स में लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन के टर्म में। तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये तो हमने फॉरवर्ड का रेट और बैकवर्ड का रेट लिखने का तरीका हमें सिखा दिया किसने, लॉ ऑफ मास एक्शन में। लेकिन ये चैप्टर कहाँ पर चल रहा है, इक्विलिब्रियम पे। और जैसे हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हमें पता है कि एट इक्विलिब्रियम पे हमें क्या देखने को मिलेगा, बताओ। एट इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है वहाँ पर, अब बताओ कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड के रेट क्या हो जाते हैं, बराबर। तो अब हम क्या करने वाले, आपको पता है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के रेट को बराबर करेंगे, और इनकी जो वैल्यू हमने यहाँ पर इस टर्म में लिखा है KF इंटू A इंटू B, KB इंटू C इंटू D, अब उसको लिख करके यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। समझना, यहाँ पर आपको मैंने क्या बताया था, KF के बारे में याद रखना, ये क्या है, रेट कांस्टेंट है, या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। और अगर हम बात करते हैं KB को, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको भी रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं। लेकिन कौन सी रिएक्शन का, बैकवर्ड का। ये कौन सी रिएक्शन का, फॉरवर्ड, इसलिए यहाँ पर F लगाया गया, यहाँ पर B लगाया गया। वही आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, देखते हैं। कह रहे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस RF, यहाँ पर डायरेक्ट रिएक्शन A इंटू B की कंसंट्रेशन के, तो डायरेक्ट रिएक्शन के साइन को हटाया तो यहाँ पर क्या जाता है, KF आ जाता है। अब मैं ये पूरा मिटा रहा हूँ, आगे फिर से आपको यहाँ पर लिखा लिखा मिलेगा। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन RB डायरेक्ट रिएक्शन C इंटू D की कंसंट्रेशन, और इसके बाद डायरेक्ट रिएक्शन के साइन को हटाया तो KB आ जाता है। और एट इक्विलिब्रियम पे आप सबको पता है कि एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है, आप बताओगे RF बराबर किसके हो जाएगा, RB। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि RF को अगर लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, वहाँ पर KF इंटू A इंटू B, और RB को लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, आप बताओ यहाँ पर, अब बताओगे यहाँ पर KB इंटू C इंटू D। अब ये दोनों रेट बराबर हैं तो इनको बराबर किया तो इनकी जहाँ पर क्या लिखते हैं, RF जहाँ KF इंटू A इंटू B, और RB की जहाँ पर क्या KB इंटू C इंटू D। अच्छा ये है कौन, कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। ये क्या है, रेट कांस्टेंट। दोनों कांस्टेंट है तो काम करते हैं ना, इसको इधर भेज देते हैं, और इधर की जो कंसंट्रेशन के टर्म इसको इधर भेज देते हैं, तो क्या बन जाएगा, KF अपान KB। क्या हो जाएगा, KF अपान KB इक्वल क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन C इंटू D की कंसंट्रेशन, A और B इधर था, इसको भी इधर नीचे भेज देंगे, यहाँ पर चला जाएगा। तो अब ध्यान देना, KF अपान KB, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट। हम ये काम करते हैं, इन दोनों कांस्टेंट को रिप्लेस करते हैं और एक नए कांस्टेंट की एंट्री कराते हैं जिसका नाम है K इक्विलिब्रियम, और इसको ही हम कहते हैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आप ऐसा कह सकते हैं, अभी तक जितना मैंने आपको बताया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म्स यहाँ पर अभी आया है K इक्विलिब्रियम। K इक्विलिब्रियम ऐसा कह सकते हैं इस चैप्टर का, ठीक है, एक मेन कैरेक्टर है, एक मेन नायक है, ठीक है, K इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्योंकि एक बार आ गया तो लास्ट तक चलता रहेगा, इसी पे ही चर्चा होती रहेगी, पूरा चैप्टर इसी से भरा हुआ है। तो इस चैप्टर में दो ही चीज़ों पे चर्चा होगी, एक तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जिसके बारे में थोड़ा सा मैंने अभी आपको बताया, और लास्ट में लेच एटेलियर्स। इसके अलावा जितना सब कुछ बचता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सिर्फ दो ही बातों पे चर्चा होती है। जैसे केमिकल काइनेटिक्स में अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर दो बातों पे ही चर्चा होती है, एक क्या हो जाएगा रेट और दूसरा हो जाएगा रेट कांस्टेंट। बस इसी पे ही पूरा चैप्टर चलता है। अगर आप कभी देखो वहाँ पर तो एक दो कांस्टेंट और आ जाते हैं, लेकिन मिला जुला के यही मेन होते हैं वहाँ पर मुद्दे। तो अब हमने यहाँ पर एक चीज़ सीख लिया कि फॉरवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट अपन बैकवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट को हम क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। और जब हम इसको लिखते हैं तो यहाँ पर किसकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ऊपर आता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। मतलब अगर कोई कोफिशिएंट होगा तो वो पावर बनेगा, क्यों बनेगा वो आगे जब उसका टाइम आएगा तो बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया वहाँ पर लिखने का तरीका, और अब यहाँ से चैप्टर अच्छे से आगे बढ़ेगा, ठीक है।
आते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम के इक्विलिब्रियम कह रहे हैं। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं तो हमने यहाँ पर क्या क्या सीखा, बताया गया इट कांस्टेंट टेम्परेचर इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फॉरवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट टू द बैकवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या, जब फॉरवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट और बैकवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट का एक रेशियो लेते हैं तो जन्म किसका होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। केएफ को हम यहाँ पर फॉरवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर रेट कांस्टेंट या फिर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, कई नामों से आप बुला सकते हैं उसको। और केबी को कहते हैं बैकवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट, इस नाम से इसको जाना जाता है। ना समझ में, इन्हीं दोनों का रेशियो लेंगे तो क्या आ जाएगा, के इक्विलिब्रियम। कल को आपको हो सकता है एकदम सिंपल सा क्वेश्चन बताया जाए कि एक रिएक्शन है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, जिसका फॉरवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट की वैल्यू इतनी है, बैकवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट की वैल्यू इतनी है, तो बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। तो याद रखना फॉरवर्ड ऊपर और बैकवर्ड नीचे, ऐसा नहीं कि आप उसको ऊपर नीचे कर दिया तो कुछ और ऑप्शन आ जाएगा और जो आएगा तो मिल भी जाएगा ऑप्शन में आपको। इसलिए याद रखना फॉरवर्ड वाला ऊपर और बैकवर्ड वाला नीचे, इनका रेशियो के इक्विलिब्रियम बताता है। और के इक्विलिब्रियम यहाँ पर दो चीज़ों से जाना जाएगा। अभी तो मैंने कहा के इक्विलिब्रियम पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट इज़ अ टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्या होगा अभी आगे मैं आपको समझाऊंगा सारी चीज़ें। अभी के लिए के इक्विलिब्रियम एक टर्म है, अगर जब हम कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखेंगे तो इस चैप्टर में हम उसको केसी कर देंगे, मतलब के यहाँ पर हम केसी लिखेंगे। और जब हम प्रेशर के रिस्पेक्ट में लिखेंगे उसको हम क्या बोल देंगे, केपी। तो यहाँ पर दो टर्म आएंगे केसी और केपी। जब कंसंट्रेशन की बात होगी तो केसी लिखा जाएगा और जब प्रेशर के रिस्पेक्ट में लिखते हैं तो वहाँ पर केपी। तो है जब मैं केवल के इक्विलिब्रियम ऐसा कहीं पर भी लिखता हूँ मतलब वो दोनों की बात की जा रही है, केसी केपी दोनों की बात की जा रही है। फिर बाद में केसी को अलग से पढ़ेंगे, केपी को अलग से पढ़ेंगे, फिर उनके बीच में रिलेशंस देखेंगे, क्या रिलेशन हो सकता है, वो सारी चीज़ें। अभी बेसिक तो शुरू में तो मैं केवल के इक्विलिब्रियम लेकर के बोलूँगा और समझाऊंगा। चलो एक बेसिक सा क्वेश्चन पहले इसको बताओ फिर और आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज 20 एट इक्विलिब्रियम, द रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज 10। द रेट कांस्टेंट ऑफ द कौन सा रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट को हम क्या बोलते थे बताओ, केबी। ये हमसे पूछा जा रहा है, ये क्या दे दिया है, अब बताओगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो यहाँ पर 20। ये कौन दिया बताओ, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या रेट कांस्टेंट, मतलब ये आपको दे दिया है के एफ। बताओ अब क्या चाहिए, केबी। कोई रिलेशन होगा तो हम बता सकते हैं। हमें पता है कि इक्विलिब्रियम बराबर फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट। हमसे बैकवर्ड का पूछा जाए, इसको इधर भेजो, इनको इधर भेज दो। अब बताओगे के बी बराबर के एफ अपॉन के इक्विलिब्रियम। के एफ की अगर हम बात करते हैं तो के एफ की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10 और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 20, तो 1/2 आ जाएगा। तो बताओगे 1/2 का मतलब कितना भाई, 0.5 आ जाता है। तो कौन सा ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आप समझ गए। तो बेसिक सा क्वेश्चन था, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अभी बहुत क्वेश्चन आने वाले उसको देखेंगे। तो मैंने कहा कि आपको ये याद रहे के एफ अपॉन के बी का ही रेशियो, क्योंकि आगे के इक्विलिब्रियम को लिखने का तरीका सबको पता रहता है, लेकिन वहाँ पर ये स्किप कर देते, के एफ अपॉन के बी यहाँ पर लिया गया। ठीक है, इन्हीं से ही जन्मे हैं ये। ठीक है, अभी आगे हम कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में ही इसको लिखना सीखेंगे वहाँ पर। ठीक है, उसी पे ही न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछा था, लेकिन कभी ऐसा आ जाए, ऐसे नहीं कहा वहाँ पर आपको ध्यान ही नहीं क्या करना था यहाँ पर। ठीक, तो कुल मिला जुला करके हमने लॉ ऑफ एक्टिव मास को जैसे ही पढ़ा, लॉ ऑफ एक्टिव मास को पढ़ा, जिनका ये कहना था कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होगा वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ही प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो फॉरवर्ड वाला जो मेन रिएक्शन था रिएक्टेंट के ऊपर हुआ, और बैकवर्ड वाले के लिए रिएक्टेंट जो काम करता था, कौन करता था, प्रोडक्ट करता था, किया। और वहाँ पर हमने उनको सही तरीके से उनका रेट लिखा। जब रेट लिख डाला सही से, रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन के साथ, तो हमने कहा भाई इक्विलिब्रियम उनको अप्लाई भी कर दो। जब इक्विलिब्रियम पे अप्लाई किया, मतलब जब फॉरवर्ड बैकवर्ड के रेट को बराबर किया, बराबर करके वहाँ पर क्या किया, के एफ अपॉन के बी किया, तो हमारा मेन चैप्टर का जो मेन किरदार था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसकी एंट्री हो जाती है। अब उसी पे ही चर्चा चलती रहेगी, इस बात का हर कोई ध्यान रहे। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले यही बात आएगी, जब मैंने कहा इक्विलिब्रियम स्टेट किन किन बातों पे, इक्विलिब्रियम किन किन बातों पे डिपेंड कर सकता है, किसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो सकता है, अफेक्टेड हो सकता है, तो वहाँ पर मैंने आपको बहुत फैक्टर्स बताए। क्या क्या, टेम्परेचर बताया, प्रेशर बताया, वॉल्यूम बताया, इनर्ट गैस का एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे बताया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बताया। ये सारे लोग उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं।
तो सवाल आता है यहाँ पर हम एक कांस्टेंट भी पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो क्या इसकी वैल्यू को भी बहुत सारे लोग बदल सकते हैं? आखिर कौन कौन बदल सकता है, कौन नहीं बदल सकता है? तो सबसे पहले हम इनके बारे में परिचय इन्हीं से ही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग, कह रहे फैक्टर हैविंग नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट ना हो किसका, ऑन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कह रहे हैं कि ऐसे फैक्टर की बात करेंगे हम जिसका कोई फर्क इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पर नहीं पड़ेगा। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला जा रहा है मतलब केपी और केसी दोनों के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, किसी एक को नहीं इंडिकेट किया जा रहा है। तो चलो क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ के इज इंडिपेंडेंट टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। पहली लाइन कह रहे रिएक्टेंट चाहे जो हो, 10 ग्राम हो 100 ग्राम हो, उससे कोई मतलब नहीं, कंसंट्रेशन उसकी ज़्यादा हो कम हो उससे मुझे कोई मतलब ही नहीं, रिएक्टेंट कितना है प्रोडक्ट कितना है उससे कोई मतलब नहीं, किसको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को, ठीक है। तो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। फिर बताया कि इट इज़ अ ट्रू कांस्टेंट डज नॉट वेरीज विद टाइम। कह रहे ये ट्रू कांस्टेंट ऐसा नहीं अभी आपको देखा तो कुछ और वैल्यू, 1 घंटे बाद कुछ और, 2 घंटे बाद कुछ और हो जाएगा, नहीं, वो फिक्स होता है, चाहे वो रिएक्शन आज देखो चाहे 5 साल बाद देखो, ठीक है। तो वो चीज़ आप ध्यान देना। फिर बताया कि प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट भी इनका कुछ नहीं कर पाता है। आपको पता है कैटलिस्ट तो उनका भी नहीं कर पाता था, इक्विलिब्रियम स्टेट को भी अफेक्ट नहीं कर पाता था, डिस्टर्ब नहीं कर पाता था, तो इन पे भी नहीं कर पाता है। कह रहे प्रेजेंस ऑफ इनर्ट मटेरियल, कुछ ऐसी चीज़ डाल दो जो वहाँ पर रिएक्शन तो ना करे किसी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट से, ठीक है। अगर ऐसे लोगों को आप डाला जाए क्या वो भी इसकी वैल्यू को बदल सकते हैं? नहीं। अच्छा इक्विलिब्रियम की अगर बात करें, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो अगर इनर्ट गैस को डाला वो भी कांस्टेंट प्रेशर पे तो हो सकता है, कांस्टेंट वॉल्यूम तो भूल जाओ कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये भी कुछ नहीं कर पा रहा है। कह रहे हैं वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर दे तब भी क्या बदल सकता है? नहीं बदलेगा। और क्या क्या बोल रहे हैं, कहा जा रहा है काम करते हैं हम प्रेशर को कम ज़्यादा कर दे, कह रहा है उसकी वजह से भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। प्रेशर को भी कम ज़्यादा कर दे कुछ नहीं। कह रहे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 10% से अगर 20% टूटने लगे तो कह रहा कुछ नहीं। तो कहने का मतलब अगर हम बात करते हैं प्रेशर का, वॉल्यूम का, इनर्ट गैस का, ठीक है, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का, अगर इसमें हम चेंजेस करते हैं तो उसकी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आया समझ में? अभी तक इतने लोगों को मैंने जो आपको बताया यहाँ पर, ये ऐसे लोग थे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को बदल ही नहीं सकते थे, चाहे उसमें आप कुछ भी कर डालो। तो चलो आते हैं यहाँ पर वापस और कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो मैंने आपको अभी बताया कि आपको सच में क्लियर हुआ कि नहीं। क्या क्या बताया होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को कौन बदल सकता था कौन नहीं। अभी मैंने कुछ फैक्टर्स बताए और वो क्या थे, वो नहीं बदल सकते। चलो मैं एक मेन पॉइंट भी आपको अभी बता ही देता हूँ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर कोई बदल सकता है तो केवल एक फैक्टर है, पता है कौन? कोई और नहीं, केवल टेम्परेचर। केवल टेम्परेचर ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को बदल सकता है, इसके अलावा चाहे जो मन करे आप करते जाओ, ठीक है, कुछ भी नहीं बदलने वाला वहाँ पर। कि हाँ एक लोग से डरता है, वो कौन है? टेम्परेचर। टेम्परेचर में बदलाव करने से वो बदल जाता है। अब सवाल आएगा भी आगे कि क्या बढ़ाने पर बढ़ेगा कि घटेगा, क्या होगा? तो उसके लिए तो हमें रिएक्शन देखनी पड़ेगी, हम ऐसा नहीं बोल सकते, उसको अभी बताऊंगा, मैं डिस्कस करूंगा। अभी के लिए टेम्परेचर छोड़ करके कोई उसकी वैल्यू को बदल नहीं सकता है। चलो वापस आते हैं, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। कह रहा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज 300। एक रिएक्शन है जिसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 300 है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन फ्लास्क ट्रिपल, कह रहे वॉल्यूम को 3 गुना कर दो, पहले V था 3V कर डालो। अब पूछा जाए अब बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? कह रहे वो 300 ही रहेगा। अगला ऑप्शन कह रहे नहीं 3 गुना किया गया ना, तो यहाँ पर 900 हो जाएगा। कह रहे अच्छा 3 गुना किया गया, एक हमको घटा दो 100 कर दो, 3 गुना किया गया, कह रहे हैं 600 कर दो। बताओ आप क्या बोलोगे, क्या कर दे? 600 बोले, 900 की 100? अब बताओ ये सब नहीं, क्या बोलेंगे यहाँ पर? 300। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती ही नहीं है। चाहे उसको इतने वॉल्यूम में रखो चाहे इतने वॉल्यूम में रखो, उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होगी, ठीक। तो चलो अगला क्वेश्चन। कह रहे अ रिवर्सिबल रिएक्शन H2 + I2 2HI बना रहे इज कैरिड आउट इन 1 लीटर फ्लास्क। 1 लीटर के बर्तन में कराई जा रही है फ्लास्क। इफ द सेम रिएक्शन इज कैरिड आउट इन 2 लीटर फ्लास्क द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी। कह रहे पहले 1 लीटर में कराया गया, ठीक है, अब उसको उठा करके 2 लीटर के बर्तन में रिएक्शंस को करा रहे हैं, तो अब क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू? बताओ। रिमेन सेम, डबल, हाफ, नन, क्या हो जाएगा? अब बताओगे कोई परिवर्तन नहीं है। वॉल्यूम को फिर से आप बढ़ा घटा रहे हो यहाँ पर,
कोई फर्क नहीं पड़ता है तो रिमेन सेम। चलो ये क्वेश्चन बताओ तो समझ में आया, आपने को समझा। पढ़ो और देखो क्या है। एक रिएक्शन दिख रही है आपको, ए जो कि सॉलिड फॉर्म में एक रिवर्सिबल रिएक्शन की मदद से 2B + 3C में जो गैसेस हैं कन्वर्ट हो रहा है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ C एट इक्विलिब्रियम इज इंक्रीज्ड बाय फैक्टर 2, अगर C की कंसंट्रेशन को हम 2 गुना बढ़ा देते हैं इक्विलिब्रियम पे, इट विल कॉज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ B चेंज टू, तो उसकी वजह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं इस रिएक्शंस के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो आप सबसे पहले ये बताओ, इस रिएक्शन के लिए जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखेंगे अगर कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में, हम क्या बोलेंगे, पहले प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपन रिएक्टेंट की करते हैं। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कौन है, बी, हम यहाँ पर बी की कंसंट्रेशन, लेकिन याद रहे जो उसके कोफिशिएंट होते हैं वो पावर बनते हैं। इसके मैं और डिस्कशन आगे करूँगा, अभी के लिए बस इतना याद रखना, पहले प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपन रिएक्टेंट की होती है और हम कंसंट्रेशन हमेशा गैस वाले को ही लिखेंगे, और जो कोफिशिएंट होते हैं वो पावर बनाने पड़ते हैं। अब सी को भी लिखा मैंने यहाँ पर, सी को भी लिखा और सी की पावर क्या लगाएंगे 3। अब सवाल आता है क्या इसको लिखा, जब बताओगे नहीं ये सॉलिड, और सॉलिड के लिए उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 1 हो जाती है, सॉरी 1 हो जाता है। अब आपको बताया इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम इंक्रीज बाय 2 फैक्टर। अब बताओ हम कह रहे हैं ये कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, और देखा जाए इनके सामने सब कंसंट्रेशन ही दिखाई दे रहा है कि नहीं। अब बताओ कि बी की कंसंट्रेशन, सी की कंसंट्रेशन, वो भी यहाँ पर पावर के साथ दिख रहा है। आप खुद सोचो एक पल के लिए, अगर यहाँ पर सी को हमने 2C कर दिया तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 3, और अगर 2 की पावर 3 होने का मतलब कितना हो जाएगा, आप खुद बताओगे यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर 2 की पावर अगर 3 करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा कितना, 8 हो जाएगा। तब तो रिएक्शन तो यही बताएगा भाई जब यहाँ पर दुगुना करेंगे तो 8 गुना बढ़ जाएगा, और लेकिन मैंने आपको बताया कि बढ़ता ही नहीं, तो आखिर ऐसा क्या होगा। तो याद रखना कि अब यहाँ पर भले ही कंसंट्रेशन आपको सामने दिखाई दे रहा है, अगर हम किसी की भी कंसंट्रेशन में परिवर्तन करेंगे तो कोई दूसरा ऐसा टर्म वहाँ पर होगा, कोई दूसरा कंसंट्रेशन का टर्म्स होगा जो अपनी कंसंट्रेशन में ऐसा बदलाव करेगा कि नेट वहाँ पर क्या कर देता है, चेंज को वहाँ पर फिर से वही पुराना वाला कर देता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे अगर सी में 2 गुना किया सी को तो 8 गुना बढ़ाने पे तैयार हो गया, तो इसका मतलब उसी दौरान बी अपने आप में ऐसा चेंज करेगा जिसकी वजह से 8 गुना घट जाए। एक ने 8 गुना बढ़ाया तो अगला कुछ ऐसा करेगा 8 गुना घट जाए, जिसकी वजह से हिसाब फिर से बराबर आ जाए। अब सवाल आता है बी वाले की तो पावर 2 है, तो हम ऐसा कौन सा कंसंट्रेशन चारों ऑप्शन में से उठाए जिसकी पावर टिप दिया जाए और यहाँ पर कितना आ जाए 1/8, तभी तो 8 को कैंसिल करना है, 1 लाना है तो 1/8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और आपको बताइए इसमें अगर सी ऑप्शन में जाते हैं, सी ऑप्शन और इसकी कंसंट्रेशन मतलब 2√2, इसका स्क्वायर करेंगे तभी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, और यहाँ पर √2 का रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर 4, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, ठीक है, और यहाँ पर ये आ जाएगा 1/8। मतलब जिस दौरान आपने सी को डबल किया उसी दौरान तुरंत के तुरंत क्या हो जाता है, बी अपने आप को 1/2√2 में चेंज कर लेता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन हो जाता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर अफेक्ट करना होगा तो कौन सा फैक्टर इसको प्रभावित कर सकता है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको हिंट दे दिया था कि केवल एक ही फैक्टर है जो इनको डिस्टर्ब कर सकता है, वो है टेम्परेचर। और टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करेगा, तो वो अगर हम बात करते हैं, जैसे आपको बताया जब केमिकल काइनेटिक वाला चैप्टर होता है उसमें बोला जाता है रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है, टेम्परेचर के बढ़ाने पर बढ़ जाता है, घटाने पर घट जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कभी भी किसी भी रिएक्शन हो, किसी ऑर्डर का हो, अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। सवाल आता है यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात आ रही, क्या ये भी बढ़ाने पर बढ़ जाएगा, घटाने पर घट जाएगा? तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आप वहाँ पर पूछोगे भाई कौन सी रिएक्शन है, क्या वो एक्सोथर्मिक है, इंडोथर्मिक है, या फिर थर्मोन्यूट्रल। जिस रिएक्शन की बात की जा रही है, किस रिएक्शन की बात की जा रही है, वो आप उससे पूछेंगे, उसके हिसाब से अपना डिसीजन लेंगे कि वहाँ पर बढ़ाने पर बढ़ेगा कि घटाने पर घटेगा, क्या होता है वो सारी चीज़ें। चलिए सबसे पहले इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंजिंग ऑन टेम्परेचर। कह रहे टेम्परेचर में परिवर्तन होने पर के की वैल्यू तो घटेगी बढ़ेगी, लेकिन किस हिसाब से उसको देखते हैं। कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी या फिर हीट के बेसिस में टाइप ऑफ रिएक्शन 3 टाइप्स की हो सकती है। पहला वन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें सबको बताया डेल्टा एच की वैल्यू लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होती है। दूसरा आपको बताया गया ये एक्सो था, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन 0 का मतलब आप बताओ कि पॉजिटिव होती है।
एक तीसरा और समझ लेते हैं जिसको कहते हैं थर्मो न्यूट्रल रिएक्शन, जहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है। तो अब इन्हीं सारी रिएक्शंस पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो अगर पहला केस मैं आपको बताऊं, और वहां पर मैं आपको ये बता देता हूं भाई, मान लेते हैं कि इफ गिवन रिएक्शन इज ना तो एक्सोथर्मिक ना तो एंडोथर्मिक, इसका मतलब वो कौन है, एक तीसरा ऑप्शन और जो बचता है वो है, आप बताओगे थर्मोन्यूट्रल। थर्मोन्यूट्रल के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, मतलब हीट का चेंज 0 हो जाता है। और ऐसी कोई रिएक्शन अगर या फिर थर्मोन्यूट्रल बोल दे या फिर कहते हैं एक रिएक्शन यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू 0 आ रही है, तो बताओ अगर उसका टेम्परेचर हम बढ़ा दे या फिर टेम्परेचर घटा दे, बढ़ा दे या फिर घटा दे, तो बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp हो या Kc, उसमें क्या परिवर्तन होगा, बताओगे वहां पर कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो याद रखना टेम्परेचर का इफेक्ट तो पड़ता है, लेकिन अगर उसमें कभी ऐसा मेंशन कर दे कि ये बताओ एक थर्मोन्यूट्रल रिएक्शंस है, ठीक है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इतनी है, अगर मैंने टेम्परेचर को इतना गुना बढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, घटा दिया, तो अब बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, आप बताओगे कांस्टेंट, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, जितना पहले था अब भी उतना होगा। कौन से केसेस में, याद रखना थर्मोन्यूट्रल रिएक्शन जिसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 होती है। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पर, ये तो थोड़ा सा ऐसे ही है, लेकिन मेन आपको तो यहाँ पर इन दोनों बचे हुए केसेस पे ध्यान देना। याद रखना एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, पहले मैं आपको एक ऐसा रिएक्शंस बना करके दिखाता हूँ जिससे आपको समझना आसान हो जाए। फिर से वही A+B, अब बताओगे C+D बना रहा है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ऐसा लिख देता हूँ कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में, आप प्रेशर के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हो आगे जब मैं आपको सिखा दूंगा तो। ठीक है, अब बताओगे यहाँ पर A एंड B, आप खुद बताओ अगर रिएक्शन में, ऐसा सोच के बताना, अगर रिएक्शन में प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा तो आपको बताइए ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, और ये ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा होगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा है। खुद सोचो, अगर प्रोडक्ट में रिएक्टेंट कम बनेगा, ठीक है, तो ये केस है, मतलब रिएक्टेंट का मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा। अच्छा ऐसा कुछ हो जाए, ध्यान से समझना, यहाँ पर अगर प्रोडक्ट की वैल्यू कम आ रही है, इसका मतलब बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगा, कम आएगा। तो खुद बताओ प्रोडक्ट कब ज़्यादा बनेगा इस रिएक्शन में, जब रिएक्शन आगे ज़्यादा जाएगी तब प्रोडक्ट बनेगा या फिर पीछे आने पर। आप बताओगे जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो वहां पर कौन ज़्यादा बनेगा, प्रोडक्ट, और रिएक्शन जब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो वहां पर कौन ज़्यादा बनेगा, रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का इसके साथ उल्टा रिलेशन है, कह रहे भाई अगर तुम बढ़ोगे तब तो हम घट जाएंगे, अगर हाँ प्रोडक्ट बढ़ाओगे तब तो बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो घट जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आती है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, और अगर हमारे रिएक्शन में प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब K की वैल्यू आपको ज़्यादा मिलेगी। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम, अच्छा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम का मतलब रिएक्टेंट की ज़्यादा, उस कंडीशन में आपको K की वैल्यू कम मिलेगी। और प्रोडक्ट की ज़्यादा रिएक्टेंट की कम, तो आप बताओगे वहाँ पर K की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। ये फॉर्मूले से ही पता चल रहा है, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा तो ओवरऑल वैल्यू ज़्यादा आती है। तो चलो अब होगा क्या, यहाँ पर देखते हैं, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें कहते हैं भाई डेल्टा एच की वैल्यू लेस देन 0 होती है, अगर वहां पर टेम्परेचर को इंक्रीज कराया जाए, टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, तो रिएक्शन शिफ्टेड टू बैकवर्ड डायरेक्शन। इसके बारे में अभी के लिए आप ऐसा याद कर सकते हो, ले चैटेलियर प्रिंसिपल में अच्छे से मैं डिटेल में बताऊंगा क्या होता है। अभी के लिए याद रखना यहाँ पर कि अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और वहां पर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगती है। कौन सी डायरेक्शन में, बैकवर्ड, क्योंकि उसका रीजन होता है कि खुद वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट प्रोड्यूस करती है। अगर आप बाहर से आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब हीट ही तो बढ़ा रहे हैं, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन जाके उस हीट को न्यूट्रलाइज करती है। आपको वहां पर लेक्चर में बताया जाएगा। अभी के लिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भागने लगती है, और पीछे जाएगी तो आप खुद बताना यहाँ पर, अगर पीछे जाएगा तो किसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, प्रोडक्ट का, और किसका घटने लगेगा, रिएक्टेंट का। बताओ अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटे और इनकी बढ़े तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, घटने लगेगी। इसलिए बताओगे टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहे वो Kp चाहे Kc, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। इसका जस्ट उल्टा, अगर टेम्परेचर हम घटाने लगे तो टेम्परेचर घटाने पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, और आगे जाएगी तो कौन ज़्यादा बनेगा, C और D, और C और D बनेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बताओगे इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। तो सिंपल सी लाइन आप ऐसे याद भी कर सकते हो, एक्सोथर्मिक में घटाने पर बढ़ता और बढ़ाने पर घट जाता है। सिंपल सा, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाया
तो वैल्यू घट गई, घटाया तो बढ़ गई। कहाँ पर उल्टा चल रहा है टेम्परेचर के साथ, कहाँ पर, एक्सो में। चलो अगला देखते हैं यहाँ पर केस थर्ड। केस थर्ड यहाँ पर आपको बताया गया है, अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक मतलब जहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 हो जाता है। तो यहाँ पर एक बात याद रखना कि यहाँ पर फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट आप लगा के समझना, ठीक है, C प्लस डी। तो यहाँ पर आप K की वैल्यू लिखेंगे तो आप बताएंगे C की कंसंट्रेशन इंटू D की कंसंट्रेशन अपान A की कंसंट्रेशन इंटू B की कंसंट्रेशन, और सेम वही कॉन्सेप्ट। भाई अगर प्रोडक्ट बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, प्रोडक्ट घटने लगा, प्रोडक्ट घटने का मतलब ये बढ़ जाएगा, तो ये भी घट जाएगा। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन की खास बात है, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन शिफ्टेड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर आप क्या करते हो, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रिएक्शन आगे की तरफ भागेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, शिफ्ट होने लगती है। और जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और खुद देखो फॉरवर्ड में जाएगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। वही अगर कहा गया अगर टेम्परेचर को हम घटाने लगे, क्या करें भाई, टेम्परेचर को डिक्रीज करने लगे तो रिएक्शन क्या हो जाती है, पीछे भागने लगती है। इंडोथर्मिक की खास बात है, और पीछे जाएगी तो पीछे जाने पर वैल्यू क्या हो जाती है, घटती है, कि इक्विलिब्रियम की वैल्यू घटने लगी है। तो इंडोथर्मिक आप वैसा बेसिकली ऐसे याद कर सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाता है, घटाने पर घट जाता है। और जबकि एक्सो में क्या था, उल्टा, बढ़ाया तो घट गया, घटाया तो बढ़ गया, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी है, कल को आपसे ऐसा पूछा जाए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, उसमें हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू घटने लगती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है, बताओगे सही है? तो सवाल है तब क्या स्टेटमेंट अगला बोल दिया जाए जिसकी वजह से आप बताओगे करेक्ट एक्सप्लेनेशन देगा। तो आप बताओगे कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगती है जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू घटती है। तो आप बताओगे एकदम एक सही एक्सप्लेनेशन जा रहा है यहाँ पर। आप बताओगे यहाँ पर असर्शन रीजन दोनों सही हो जाएंगे। चलो अब अगर आपको समझ में आया तो क्वेश्चन से अपनी समझदारी का परिचय दें। तो बताइए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, डेल्टा H फॉर अ रिएक्शन कुड बी। कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है कब, इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर Kp की वैल्यू बढ़ रहा है तो बताओ डेल्टा H की वैल्यू कौन होगा, बढ़ाने पर बढ़े, घटाने पर घटे, ऐसा काम कौन करता है। अब बताओगे इंडोथर्मिक, और इंडोथर्मिक के लिए डेल्टा H की वैल्यू क्या, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो जाता है, पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp, कांस्टेंट Kc डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, द डेल्टा H फॉर द रिएक्शन वुड बी। कह रहे हैं कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं इंक्रीज करने पर, कह रहे Kc भाई साहब घट जाते हैं, मतलब इनको पसंद नहीं कर रहे हैं टेम्परेचर को, उल्टा उसके चल रहे हैं। और ऐसा कहाँ पर होता है, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक वाले को क्या बोलते हैं, डेल्टा H की वैल्यू लेस देन 0, लेस देन मतलब 0 से भी नीचे आने का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। चलो अगला क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन सेम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन सेम विथ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, द वैल्यू ऑफ डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन। ये किसकी बात कर रहे हैं, बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसके ऊपर। बताओगे थर्मोन्यूट्रल की बात कर रहे हैं ना। चलो एक क्वेश्चन, ये सब तो बेसिक था, एक यहाँ पर देखिए और बताइए। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शंस A2 से 2A में जा रहे हैं, ठीक है। 500 केल्विन और 700 केल्विन पे इसकी वैल्यू क्रमशः, इसकी 10 की पावर -10 है और 10 की पावर -5 है रेस्पेक्टिवली। द गिवन रिएक्शन इज, तो दी गई रिएक्शंस आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या होगा, तो खुद बताओ इसका मतलब क्या करें। 500 केल्विन पे वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -10 है, और 700 केल्विन पे 10 की पावर -5। अच्छा ये बताओ, माइनस के साथ अगर पावर लगी हो तो जितनी कम होगी उतनी बड़ी वैल्यू। अब बताओ ये क्या है, हायर वैल्यू है ना, दोनों का अगर कंपेयर करते हैं, ये हाई है और ये क्या हो जाता है लो। तो क्या हो रहा है, हाई टेम्परेचर पे वैल्यू क्या आ रही है, हाई, और कम टेम्परेचर पे कम। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, बढ़ाने पर बढ़ा, घटाने पर घटे, कहाँ पर हो जाता है। अब बताओगे इंडोथर्मिक, ठीक है। जो चीज़ें अभी मैंने आपको बताई, आपने उसको समझा या फिर रटा, जो भी किया, अब उसको हम मैथमेटिकली देखने वाले हैं, मैथमेटिकली देखने वाले हैं। और मैथमेटिकल एनालिसिस की बात करते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, उस बात को बताने के लिए यहाँ पर आते हैं कौन, वॉन हॉफ।
वो अपना एक इक्वेशन दे के जाते हैं कि भाई इसी से ही टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर, लगा करके जब भी मन करे तुम देख सकते हो। ऐसे हम केमिकल काइनेटिक का चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा उसको बताने के लिए आते हैं, कौन पता है, आरेनियस इक्वेशन। कौन आता है? आरेनियस इक्वेशन आता है। आरेनियस का जो इक्वेशन है वॉन हॉफ के इक्वेशन से ही डिराइव्ड है, ठीक है, ये एनसीईआरटी में लिखा गया। तो अगर हमसे ये पूछा जाए वॉन हॉफ का कौन सा इक्वेशन है, अगर डिफरेंशिएशन के साथ डिफरेंशियल फॉर्म पूछा जाए तो ये डिक्टो आपको याद रखना है, dln(k)/dt बराबर डेल्टा H/RT का स्क्वायर, ठीक है, याद रखना dln(k)/dt और यहाँ पर डेल्टा H/RT की स्क्वायर। देखो आपको जब केवल फॉर्मूला पूछा जाएगा तो आपको गुमराह करने के लिए यहाँ पर माइनस लगा सकते हैं, आपको गुमराह करने के लिए यहाँ पर इनका स्क्वायर हटा सकते हैं, तो कुछ भी चीज़ें वहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन याद रखना यहाँ पर कैसा साइन है, प्लस साइन है और यहाँ पर स्क्वायर है, तो आपको ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है, आया समझ में। तो ये फॉर्मूला है जो कि आप ध्यान देना। फिर बात करते हैं, ये तो डिफरेंशियल फॉर्म हुआ, dln(k)/dt बराबर डेल्टा H/RT स्क्वायर। जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आप देखते होंगे, तो वहाँ पर एक फॉर्मूला डिफरेंशियल होता है आरएनएस का, वहाँ पर dln(k)/dt बराबर E है, यहाँ पर डेल्टा H के यहाँ पर क्या लिख देते हैं, E है, जिसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पर डेल्टा H क्या है, एंथैल्पी चेंज, हीट ऑफ रिएक्शन जिसको कहते हैं हम लोग, अपॉन RT। तो मिलता जुलता फॉर्मूला है। कह रहे हैं कि एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर आफ्टर इंटीग्रेशन, इस फॉर्मूले को आफ्टर इंटीग्रेट करते हैं 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे जाकर के इसको देखते हैं, तो इसका फॉर्मूला आ जाता है, याद रखना कभी न्यूमेरिकल पर्पस से आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान देना। कह रहे log(10) K2/K1 इक्वल डेल्टा H/2.303, उसके बाद 1/T1 माइनस 1/T2, ऐसा कुछ हो जाता है। और यहाँ पर आपको बताया गया कि क्वेश्चन में अगर T1 T2 की कोई वैल्यू नहीं दी गई है, आपको खुद मान के चलना है दूसरा वाला टेम्परेचर बड़ा है पहले वाले से, कुछ भी अगर मेंशन नहीं किया गया है तो T2 इज ग्रेटर देन T1, अगर नहीं दिया है तो भी हम T2 इज ग्रेटर देन T1 मानेंगे। एट T1 टेम्परेचर वैल्यू को K1 मान लेते हैं, T2 टेम्परेचर वैल्यू को K2 मान लेते हैं, ठीक है। T1 टेम्परेचर पे हम मान लेते हैं पहला वाला रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और T2 टेम्परेचर पे दूसरा वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो ये रिलेशन याद रखना, log(10) K2/K1 बराबर डेल्टा H/2.303 R, उसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ पर आप बताओगे 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है, तो ऐसा कुछ वहाँ पर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक टर्म मिसिंग है, इसको वहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो इसको सही कर लेना, ठीक है, यहाँ पर R मिसिंग है ना, 2.303 R, आप वहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है सर, 2.303 क्या हो जाता है R, तो वहाँ पर R मिसिंग है तो इसको नोट कर लेना। कभी ऐसा हो सकता है आपको क्वेश्चन दे दे, हो सकता है आपको टेम्परेचर दोनों मेंशन करते हो, बता दिया जाए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना गुना बढ़ जाता है, ठीक है, तो आपसे पूछा डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, तो आप यहाँ पर बता सकते हो, तो वही आपको यहाँ पर बताया गया। अब ये देखो हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन है, और मैथमेटिकल इक्वेशन हम इसी पे हम प्रूव करेंगे आखिर कैसे वहाँ पर होने वाला है, जो मैंने अभी आपको बताया थर्मोनेटल में आखिर क्यों वहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सो में क्यों बढ़ाने पर घट जाता था और इंडो में क्यों बढ़ाने पर बढ़ जाता था, मैथमेटिकली उसको प्रूव किया जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला एक बार फिर से आखिरी बार, log(10) K2/K1 बराबर डेल्टा 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2 आ जाता है। चलो केस फर्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पर एनालिसिस करते हैं, और यहाँ पर जल्दी से देखना, डेल्टा H की वैल्यू 0 होती है थर्मोन्यूट्रल रिएक्शंस के लिए, और यहाँ पर आपको ये बताया गया कि हमने फॉर्मूला जो पढ़ा है log(10) K2/K1 बराबर, अब बताओगे डेल्टा H/2.303, ठीक है, R, उसके बाद 1/T1 माइनस 1/T2। याद रख कल को यहाँ पर देखो मैंने T1 को पहले लिखा, T2 को बाद में लिखा, अगर ऐसा कर दिया जाए यहाँ पर T2 लिख दिया जाए फिर यहाँ पर T1, तब तो आपको यहाँ पर माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है, इस बात का भी ध्यान देना वहाँ पर फॉर्मूले पे, अगर T2 यहाँ पर लिख दे, T1 यहाँ पर लिख दे, तो अब यहाँ पर माइनस साइन आएगा। मैंने यहाँ पर प्लस साइन लगाया, मतलब कुछ नहीं साइन, इसका मतलब प्लस है, तो यहाँ पर T1 को पहले T2 को बाद। मैंने कहा T2 एक बड़ा टेम्परेचर है और T1 छोटा टेम्परेचर है, इस बात का हर कोई ध्यान। अच्छा ये बताओ, अगर रिएक्शन के लिए डेल्टा H की वैल्यू 0, तो पूरे टर्म को क्या बना देगा, 0, इसीलिए तो यहाँ पर आपको ऐसा लिखा गया log(10) K2/K1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब 0 आ गया, आपको पता है अब इसको कैसे सॉल्व करें, आपको पता है 0 कितने लॉग की वैल्यू होती है, log1 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखना चाहूँ log(10) K2/K1, आया समझ में, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, log(10) 1, बताओ यही तो, 0 की जहाँ पर लिखना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, log(10) 1 लिख सकते हैं, है कि नहीं।
तो जीरो और दोनों का मतलब एक ही हो गया ना। अगर किसी को आपको बताना है तुम्हारे टेस्ट में नंबर 0 आए, हो सकता है उसको बुरा लगे। एक अच्छा काम कर सकते हैं ना, कहते हैं तुम्हारा टेस्ट में नंबर log 1 आया, उसको लगे हो सकता है कुछ ज़्यादा नंबर आया हो, लेकिन आपको पता है कितना हो जाएगा, वो 0 हो सकता है कि नहीं। तो आते हैं यहाँ पर, अगर बात करते हैं log बेस 10 का दोनों साइड टर्म बन गया, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, K2 अपान K1 बराबर 1, और यहाँ पर इसको भेज दो तो क्या हो जाएगा, K2 बराबर K1। तो मैथमेटिकली भी इस फॉर्मूले से प्रूफ होता है अगर डेल्टा एच की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर इस साइड वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और हम यहाँ पर ऐसा सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर K2 बराबर K1 आ जाता है। ये थर्मोन्यूट्रल रिएक्शंस की बात है। फिर बात करते हैं यहाँ पर केस सेकेंड, और इसमें किसकी बात हो रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और एंडोथर्मिक डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाती है, ग्रेटर देन 0। एक बार फिर से मैं वही फॉर्मूला लिख रहा हूँ, log बेस 10 K2 अपान K1। ठीक है, आपको बताया कि डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब प्लस में है। तो याद रखना, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, डेल्टा एच अपान 2.303 आर 1 अपान T1 माइनस 1 अपान T2। तो आप अगर ये प्लस साइन के साथ है तो याद रखना, आप कुछ भी करोगे तो यहाँ पर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, और पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 ही आएगा। जो साइन डेल्टा एच का होगा वही सॉल्व होने के बाद भी साइन आएगा। तो पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा, और पॉजिटिव में आएगा मतलब हम पॉजिटिव साइन को क्या लिख सकते हैं बताओ। अगर कहीं मैं कह रहा हूँ डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो अगर हम यहाँ पर लिखना चाहे तो ऐसे कह सकते हैं, log बेस 10 K2 अपान K1 इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से ज़्यादा, मतलब पॉजिटिव में आएगा, कुछ भी रेंज होगा, 10 हो 20 हो 50 हो, कुछ भी होगा, 0 से ज़्यादा। इसलिए यहाँ पर इतने टर्म्स को ग्रेटर देन 0 के रिस्पेक्ट में लिखा गया। एक बार फिर से log बेस 10 K2 अपान K1, और यहाँ पर 0 की यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, log बेस 10 1। तो 0 से यहाँ पर log बेस 10 कैंसिल आ जाएगा, क्या K2 अपान K1 इज ग्रेटर देन 1। अब इसको यहाँ पर भेज देते तो क्या बन जाएगा, हर कोई बताओ, K2 इज ग्रेटर देन K1। अच्छा, ये रिलेशन बताना है आपको, पता है K1 कौन सी टेम्परेचर पे था, K1 T1 वाले, और K2 कौन सी टेम्परेचर पर था, T2। और आपको पता है टेम्परेचर कौन सा ज़्यादा, मैंने बताया था T2 इज ग्रेटर देन T1, तो K2 इज ग्रेटर देन Q1। मतलब ज़्यादा टेम्परेचर पे वैल्यू क्या आ रही, ज़्यादा, और कम टेम्परेचर पे कम। तो इसका मतलब कोई और नहीं, कौन सा है, एंडोथर्मिक। वही चीज़ आपको यहाँ पर लिखा गया, ये ग्रेटर देन 0 आएगा। तो आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपको K2 इज ग्रेटर देन K1, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर, कौन ज़्यादा टेम्परेचर, T2। तो ज़्यादा टेम्परेचर पे बड़ी वैल्यू, कम टेम्परेचर पे कम वैल्यू। तो ऐसे एंडोथर्मिक को हम प्रूफ कर सकते हैं, आ समझ में। तो मैथमेटिकली भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं कोई क्या बताओ ये सब क्या तामझाम हो रहा है, कैलकुलेशन मेरा वीक है, उसमें ये सब बताते जा रहे हैं। जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इससे भी आपका पूरा काम चल जाएगा। क्या, एक्सो में बढ़ाने पर घट जाएगा, घटाने पर बढ़ जाएगा, इंडो में बढ़ाने पर बढ़ जाएगा, घटाने में घट जाएगा, उससे भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन फॉर्मूला पता रहे, अगर कभी न्यूमेरिकल्स पूछा जाए तो ये मैथमेटिकली जो मैं प्रूफ कर रहा हूँ इससे बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं, ठीक है। लेकिन आपको दिख जाएगा कि हाँ, ये बात जो हमने पढ़ी है ऊपर वो सत्य है, ठीक। चलो, यहाँ पर वैसा सेम आपको बताया गया कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डेल्टा एच लेस देन 0, तो याद रहे यहाँ पर लेस देन 0 है तो उनकी वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे, डेल्टा एच अपान 2.303 आर 1 अपान T1 माइनस 1 अपान T2 जो भी है, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव में ही आएगा। जब डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगा। तो यहाँ पर फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, log बेस 10 K2 अपान K1 इज लेस देन log बेस 10 1। ये कैंसिल, तो आप बताओगे K2 अपान K1 इज लेस देन 1, ये इधर चला जाएगा। तो आप क्या बताओगे, बताओ क्या बताना चाहता है। K1 मैंने कौन से टेम्परेचर के लिए बताया था, आप बताओगे T1। K2 कौन से टेम्परेचर के लिए बताया था, आप बताओगे T2। और टेम्परेचर कौन बड़ा है, T2। तो जो टेम्परेचर बड़ा था उस पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू तो छोटी आई है, जो टेम्परेचर कम था उस पर क्या हो जाता है, बड़ा। और ऐसा कब होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में होता है, ठीक है। वही आपको यहाँ पर समझाया गया जो आप देख रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, करें विद द हेल्प ऑफ द अबव वांट ऑफ इक्वेशन वी कैन आल्सो कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज एट इक्विलिब्रियम रिएक्शंस, ठीक है। तो ऊपर वाला जाता वहां पर बताया गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, नीट 2014 में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 10, कह रहे फॉर अ गिवन एक्सोथर्मिक रिएक्शन Kp and Kp dash are the equilibrium constant at temperature T1 and T2 respectively. Assuming that heat of reaction is a constant in a temperature range T1 and T2. कह रहे मान लेते हैं डेल्टा एच की वैल्यू फिक्स, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है,
T1 से T2 जाने पर इट इज रेडली ऑब्जर्व। याद रखना उन्होंने कहा है Kp n कौन है, Kp डैश है। तो Kp कौन से टेम्परेचर पे है, ये T1 पे है, और ये कौन से टेम्परेचर पे है, T2 टेम्परेचर। कह रहे फॉर ए गिवन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस Kp एंड Kp डैश आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, ऐसा आपको दिया गया। तो आपसे पूछा गया रिलेशन क्या होगा। अब बताओ कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पर टेम्परेचर पे बताया गया, कौन छोटा बड़ा नहीं, तो हम क्या मानेंगे, T2 इज ग्रेटर देन T1। तो बताओ एक्सोथर्मिक में क्या जो ज्यादा टेम्परेचर पे वैल्यू बड़ी आती है कि कम टेम्परेचर पे, कम पे। तो आप क्या बताओगे, Kp इज ग्रेटर देन Kp डैश। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे आप, ए वाला, क्योंकि ये T1 वाले पे था, ये T2 वाले पे। ज्यादा टेम्परेचर वाले को कम और कम वाले को ज्यादा करना है, क्योंकि किसको बोला जा रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बोला जा रहा है। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर। कह रहे फॉर ए गिवन एंडोथर्मिक रिएक्शन Kp and Kp dash are the equilibrium constant temperature T1 and T2 respectively, assuming that heat of reaction constant। ठीक है, T1 to T2। एक बार फिर से, लेकिन इस बार किसकी बात कर रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं वहां पर, एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में आप देख रहे हैं Kp है और Kp डैश है। ये भाई जब T1 वाले कौन है, T2 वाले पे। आपको पता है ये टेम्परेचर बड़ा, बड़े टेम्परेचर पे वैल्यू बड़ी, कम पे कम, कहाँ पर, एंडोथर्मिक में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बी वाला हो जाता है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं आज के लेक्चर का, वो ये है 12 नंबर का। यहाँ पर फॉर अ गिवन थर्मोन्यूट्रल, कौन सी रिएक्शन, थर्मोन्यूट्रल रिएक्शन Kp and Kp डैश आर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर T1 से T2 रेस्पेक्टिवली। द हीट चेंज ऑफ द रिएक्शन इज अ कांस्टेंट इन टेम्परेचर रेंज बिटवीन T1 एंड T2, इट इज रेड। आपको बताइए यहाँ पर क्या बताया गया, थर्मोन्यूट्रल। थर्मोन्यूट्रल में चाहे टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे घटाओ, ठीक है, वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज नहीं होते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक करते। अगले टर्न पे क्या हो जाता है, यहाँ पर और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे। मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, Kc और Kp को कैसे लिखा जाता है, वो सारी चीज़ें अगले टर्न पे करते हैं। तो आज हम लोग इतना करते हैं। ठीक है, थैंक यू।